आज हम दशा से, क्योंकि हमारा जो बेसिक जो हमारा कोर्स है वो है दशा को समझने का कोर्स है। दशा के इंटरप्रिटेशन को डिविजनल चार्ट से कैसे निकालते हैं, इसका जो बेस है वो चूंकि D1 चार्ट है और D1 चार्ट मदर ऑफ ऑल चार्ट्स है और उसी D1 चार्ट से ही सारे के सारे डिविजनल चार्ट्स निकले हैं। तो सबसे पहले आज हम देखिए, हम स्लो पेस चलेंगे और चीजों को का एक हम मजबूत नींव की तरह से हम उसे डालेंगे। तो सबसे पहले हम जो है दशा से शुरू करेंगे कि दशा का निर्धारण राशि चार्ट में कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर हम डिविजनल चार्ट्स को समझेंगे वन आफ्टर दी अदर, और उन डिविजनल चार्ट को समझाते हुए मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि किस प्रकार से दशाओं को उन डिविजनल चार्ट पे अप्लाई करते हैं। तो हम बड़े सिस्टमेटिकली हम चलेंगे और उसके बाद फिर हम कंपोजिट उस पर आ जाएंगे जिसमें कि हम सारे के सारे डिविजनल चार्ट्स को यूज करना प्रारंभ करेंगे एक दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा के अंदर। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि दशा का उपयोग क्यों किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। बहुत से लोग जो कि पहली क्लास में नहीं थे या डिविजनल चार्ट्स ये डेमो क्लास में नहीं थे, उनको भी साथ में लेना चाहता हूं। दशा के इंटरप्रिटेशन का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत बड़ा साधारण है और वो ऋषि पाराशर के अनुसार दशाओं को देखने का एक ही तरीका है, और वो है कि दशा में जो ग्रह दशा के अंतर्गत आता है, महादशा के रूप में, महादशा के स्वामी के रूप में, अंतरदशा के स्वामी के रूप में, प्रत्यंतर दशा के स्वामी के रूप में, या सूक्ष्म अंतर के स्वामी के रूप में। तो उस ग्रह ने एक तो अपने स्वभाव के अनुसार फलों को देना है, और दूसरा उसने देना है कि जो जो चीजें उसके वश में है। तो जो वश वाली जो बात है, ये थोड़ा इसको थोड़ा एक्सटेंडेड रूप में समझने की जरूरत है। जैसे कि ग्रह के वश में क्या हो सकता है, सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछने की जरूरत है। फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो ये याद करने का विषय नहीं बनेगा, ये कॉन्सेप्ट को समझने का विषय हो जाएगा, जो बड़ा आसान होगा। एक ग्रह के वश में उसकी राशियां हैं, जिन राशियों का वो स्वामी है। तो वो राशियां उस चार्ट के अंदर, उस कुंडली के अंदर, उस हॉरोस्कोप के अंदर कुछ भावों का स्वामित्व रखती है। तो पहले तो राशियां हो गई, दूसरे वो भाव हो गए। वो एक राशि उसकी छठे वर्ग, जैसे कर्क लगन की कुंडली है, अगर कर्क लगन में गुरु छठे भाव का स्वामी है जहां पे उसकी धनु राशि पड़ती है, और दूसरी गुरु की राशि है मीन, जो कि नवम भाव में पड़ती है। तो उसका मतलब पहला नियम क्या हुआ कि ग्रह के वश में है उसकी दोनों राशियां, धनु और मीन। दूसरा, वो भाव जिन भावों में पड़ी है, यानी कि छठा भाव और नवम भाव। छठा भाव जो है 3Ds का है, डेट्स, डिजीज, डिफिकल्टीज, लिटिगेशन, पुलिस एक्शन, क्रुएलिटी विद वन सेल्फ, क्रुएलिटी विद अदर्स, हार्डशिप। मतलब वो उधार का भी भाव है, परेशानियों का भी भाव है। तो उसकी कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स भी हैं, जैसे वो कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स का भी भाव है। जब आप लोगों को परास्त करते हुए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करते हुए, या अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी बुद्धि बल के अनुसार आपका प्रमोशन होता है, तो आप बहुत से लोगों को पीछे छोड़ते हुए जाते हैं। तो वो अच्छी चीज भी वहां से निकल रही है। दूसरा भाग्य भाव है। भाग्य भाव ही पिता का भी भाव है, गुरु का भी भाव है। भाग्य, बिना भाग्य के तो किसी को कुछ मिला ही नहीं। तो भाग्य भाव एक बहुत सुंदर भाव है, और वो
प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, ग्रोथ, इनका भाव है। एक व्यक्ति का जीवन के अंदर उन्नति होना, उसको जीवन में दैवी मदद मिलना या भाग्य का सहारा मिलना, अच्छे पिता का मिलना, अपने काम में तरक्की करना, और वहीं से हम मैरिटल ब्लिस भी देखते हैं। यानी कि भाग्य जो भाव है, वही भाव पति पत्नी के बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंधों का भी भाव है, एक मधुर संबंधों का भी भाव है। और वही भाव आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल इन जनरल भी बताता है कि आपका क्या एटीट्यूड है वर्ल्ड के प्रति। फिर आपकी पूजा पाठ है, फिर तो आप तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं या वैदिक अध्ययन आप जैसे कर रहे हैं, तो आपका नवम भाव एक्टिव हो रहा है। आप जैसे गुरु की सानिध्य में आते हैं और उनके साथ में आप ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, वैदिक ज्योतिष का, तो ये आपके नवम भाव को, जो कि आपका भाग्य का भाव है, उसको उठा रहा है। तो अब उसी पॉइंट पे हम वापस चलते हैं। तो ग्रह के बस में क्या है? एक तो उसकी ये दोनों राशियां, एग्जाम्पल मैंने आपको कर्क लगन का दिया। गुरु की एक राशि धनु छठे भाव की है और एक भाग्य भाव की मीन राशि है। तो पहले तो इन दोनों राशियों का स्वामित्व गुरु के पास होने की वजह से ये राशियां उसके वश में मानी जाएंगी। इसके अलावा जो भाव है, वो भाव भी उसके वश में माने जाएंगे, छठा और नवम भाव। इसके अलावा क्या उसके वश में हो सकता है? अब ग्रह कहाँ प्लेस्ड है, जहां वो कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, जहां उसकी प्लेसमेंट है, वो भाव भी ग्रह के वश में होता है। इसके अलावा और किसको वो प्रभावित करता है या किससे प्रभावित हो सकता है? जिस ग्रह के साथ वो युति में होगा, कंजंक्शन में होगा। इसके अलावा और किसे वो प्रभावित कर सकता है? जिस ग्रह के साथ वो कोई राजयोग बना रहा होगा। हम लोग इसमें राजयोगों को भी समझते हुए जाएंगे आगे, इसकी भी एक्सक्लूसिव इस पे हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग जो कि बेसिक की क्लासेस कर चुके हैं, तो आपको मालूम है कि राजयोगों में सर्वश्रेष्ठ जो राजयोग है, वो राजयोग माना जाता है राशि परिवर्तन राजयोग, जिसमें कि दो राशियां, जिसमें एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि पर बैठता है, जो दूसरा ग्रह उसकी राशि पर बैठता है। उसे राशि परिवर्तन राजयोग कहते हैं। जो मिसेस इंदिरा गांधी की हॉरोस्कोप में 3 राशि परिवर्तन राजयोग थे। शनि चंद्रमा की राशि में थे, कर्क लगन की जातक, और चंद्रमा शनि की राशि में थे। सूर्य मंगल की राशि में थे और मंगल सूर्य की राशि में थे। शुक्र गुरु की राशि में थे और गुरु शुक्र की राशि में थे। यानी कि छठे और एकादश भाव का भी राशि परिवर्तन। उसके बाद राजयोग में नीच भंग राजयोग, बड़े हाई लेवल्स के राजयोग माने जाते हैं, जो कि सेलिब्रिटीज की हॉरोस्कोप में आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर की हॉरोस्कोप में 3 नीच के ग्रह हैं, तीनों का नीच भंग होता है। इन सब पे डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी एक वश में होने का मतलब है ये भी उसको प्रभाव देता है ग्रह को, और ग्रह इस पे प्रभाव डालता है। इसके बाद फिर आता है, नमस्कार सर। नमस्कार जी, ग्रह की दृष्टि। ग्रह जिन ग्रहों पे दृष्टि रखता है उनको भी प्रभावित करता है, और जिस ग्रह से वो दृष्ट होता है वो भी एक प्रभाव का संबंध बनता है। और ये ऋषि पाराशर ने ये बोला कि घटना जीवन में साधारण से साधारण हो या कोई ऐसा इवेंट हो जिसे आप भूल ना सके, विशिष्ट घटना हो, सिर्फ 2 ही तरीके से ग्रह ने अपने फलित को देना है दशा के अंतर्गत।
अपने स्वभाव के अनुसार, साधारणम विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम। द्विविधम का मतलब दो तरीके से वो फल देगा। ग्रहाणाम च स्वभावेन, अपने स्वभाव के अनुसार, स्थान स्थिति वशेन च, यानी कि अपने प्लेसमेंट, अपने कंजंक्शन, अपने एस्पेक्ट, अपनी ओनरशिप, इन सब के अनुसार वो प्रभाव देगा। बहुत सिंपल सिस्टम बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं एक ज्योतिषी उतना ही बड़ा ज्योतिषी बनने का में सक्षम है जितना स्ट्रॉन्ग उसका कॉमन सेंस वो यूज करता है और जितना साधारण तरीके से सब्जेक्ट को वो समझ पाता है। ऋषियों ने साइंस को बहुत साधारण तरीके से लिखा है। तो फर्क ये है कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आप लोगों को ये बताने की जरूरत है कि ये राशि चार्ट में जो नियम है वो एज इट इज डिविजनल चार्ट में एप्लीकेबल नहीं है, थोड़ा फर्क है। और वो फर्क कहाँ से है, वो उस पे आप जैसे जैसे सब्जेक्ट हमारा डेवलप होगा तो आप समझते जाएंगे कि हर डिविजनल चार्ट के अंदर ग्रहों ने जो प्रभाव देना है वो अपने नए डेजिग्नेशन के अनुसार देना है। अपने नए जो रोल उसको मिला है उस रोल को भी अदा करते हुए उसने इस नियम को आगे बढ़ाना है। इसके बाद आज हम जो है जिस बात को अब हम समझेंगे, ये तो नियम हम समझ गए हैं, लेकिन हमको जो दूसरा नियम समझना है वो है कि आपको, चूंकि उन्होंने कहा भाई जो दोनों ही बातें बोलती साधारण और विशिष्ट घटनाओं को, तो उसका मतलब विशिष्ट घटनाएं जो हैं ग्रह अपनी ताकत के अनुसार देता है। इसलिए ऋषि पाराशर ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र लिखा कि ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशासु च, यानी अपने बाहुबल के अनुसार वो फल को देगा। तो अब डिफरेंस हमें जो डिफरेंशिएट करना है, हमें एक साधारण घटना और विशिष्ट घटना के बीच में, तो हमें ग्रह की के बाहुबल को समझना है। इसके पहले अब चूंकि हमने ग्रह के बल को अगर हमने समझा तब हम पकड़ पाएंगे कि ये ग्रह व्यक्ति को किस लेवल पे रखेगा। वो करोड़पति होगा, लखपति होगा, या वो स्ट्रगलर होगा, रेगुलर होगा। उसको समझने के कुछ नियम हैं, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। दशा की, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमें देखना होता है कि कुंडली के अंदर बल है कि नहीं। तो कुंडली के बल का निर्धारण कैसे होता है उसे समझने की आवश्यकता है। आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा, चूंकि ज्यादा नियम नहीं है, थोड़े से नियम है, उन्हीं नियमों से आपको चीजें आगे जाके बहुत सुचारू रूप से समझ में आ जाएगी। सर वो रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ तो सर ठीक है सर, कल उसको दोबारा रिपीट करके नोट्स बना लें। ठीक है जी। वैसे लिखना बड़ा गहरा संस्कार होता है। हमारे गुरुजी कहते थे तो अगर पॉइंट्स भी अगर आप बना लेंगे तो वो आधा सब्जेक्ट मैटर तो आपको उसी समय याद हो जाएगा। कर लेता हूँ सर। ठीक है जी। सर मैं लिखता हूँ। हाँ जी, जी लिखिए। मैं धीमे मैं थोड़ा पार्ट लिखता हूँ सर। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमें कुंडली में बल को अगर देखना है तो कुंडली में बल देखने का सबसे अच्छा तरीका केंद्र भावों को देखने का होता है। इसमें जो भी ग्रह कुंडली के केंद्र भावों में स्थित होते हैं, यहाँ फंक्शनल नेचर की बात नहीं चल रही है, जो कि राशि पे आधारित है, जो कि कुंडली के
राशि पे आधारित है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और उस पर भी एक टॉपिक आपका चलेगा। अभी हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रह की स्थिति की बात कर रहे हैं। जो भी ग्रह कुंडली के केंद्र भावों में बैठते हैं उन्हें केंद्र बल मिलता है। ये कुंडली को, क्योंकि ये हमारा मटेरियल्स का भाव है। देखिए, आपके पास में ना ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछने के लिए नहीं आते हैं, अपने टैलेंट्स को वो जानते हैं, टैलेंट्स के बारे में पूछने के लिए नहीं आते हैं। ज्यादातर वो मटेरियल लाइफ में आने वाली सुख सुविधाएं और उनमें आने वाली अड़चनों को लेकर आपके पास आते हैं। चाहे वो मकान लेना हो, चाहे वो वाहन लेना हो, चाहे उसका जॉब हो जो कि 10वें भाव से आता है, चाहे उसकी पत्नी और पति से आने वाला सुख हो जो कि 7वें से आता है, चाहे उसके स्वास्थ्य की स्थिति हो जो कि लगन से आता है। तो सबसे पहले हमने देखना है केंद्र बली ग्रह बाय डिफॉल्ट केंद्र बली माने जाते हैं अगर वो कुंडली के केंद्र स्थानों में बैठे होते हैं। इसका मतलब ये है, अब अगर कुंडली के केंद्र भावों के अंदर शुभ ग्रह बैठेंगे, आपको मालूम है कि शुभ ग्रह 4 हैं, गुरु, शुक्र, अनकंडीशनली वो शुभ ग्रह है। चंद्रमा सूर्य से 72 डिग्री से ज्यादा दूर है, यानी कि पक्ष बली है, तो उसे शुभ चंद्रमा कहते हैं। और बुध अपनी युति के द्वारा पहचाना जाता है। अगर बुध शुभ ग्रहों के साथ बैठे होते हैं तो उन्हें शुभ ग्रह माना जाता है, और अगर वो पापी ग्रहों के साथ बैठे होते हैं तो पापी बुध माने जाते हैं। तो यहाँ पे शुभ ग्रहों की बात हो रही है, गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध। चंद्र और बुध कंडीशनल शुभ हैं, और वो कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। चंद्रमा सूर्य से 72 डिग्री या उससे ज्यादा दूर होना है, और बुध शुभ ग्रहों के साथ होना चाहिए। अब ये शुभ ग्रह अगर केंद्र में बैठे हैं तो इस कुंडली को ज्यादा बल मिलेगा। इसके अलावा अब इसमें एक दूसरी बात आती है कि अगर पापी ग्रह अगर केंद्र भाव में बैठेंगे तो भी वो मटेरियल गेन देते हैं, क्योंकि वो केंद्र बली है, किंतु हार्डशिप के साथ, तकलीफों के साथ, मशक्कत मेहनत के साथ। तो पहले तो आपने केंद्र बल देखकर कुंडली के बल का निर्धारण करना है। दशा पे तो आप तभी पहुंचेंगे जब आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि कुंडली कितनी पावरफुल है। उसके बाद दूसरा एक और वो होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स। केंद्र भावों के अंदर ग्रहों को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, यानी दिग्बली होते हैं वो। अगर लगन में बुध एवं गुरु अगर बैठे हों तो वो दिग्बली माने जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के प्लैनेट माने जाते हैं, और वो कुंडली को 4 चांद लगाते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्र और शुक्र डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के माने जाते हैं, और उससे कुंडली को बहुत बल मिलता है। शनि 7वें भाव में दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के होते हैं, और कुंडली को बल प्रदान करते हैं। सूर्य और मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ होते हैं, और कुंडली को काफी मजबूती प्रदान करते हैं। अब जब आप ये देख रहे हैं, केंद्र बली होने को देख रहे हैं, तो यहां ये भी और देख सकते हैं कि ग्रह अगर उच्च का है, आपको मालूम है सूर्य मेष राशि के अंदर उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर उच्च के होते हैं, मंगल मकर राशि के अंदर उच्च के होते हैं, बुध कन्या राशि के अंदर उच्च के होते हैं, गुरु कर्क राशि के अंदर उच्च के होते हैं, शुक्र
मीन राशि के अंदर उच्च के होते हैं, शनि तुला राशि के अंदर उच्च के होते हैं, राहु वृषभ राशि के अंदर उच्च के होते हैं और केतु वृश्चिक राशि के अंदर उच्च के होते हैं। अब ग्रह केंद्र बली भी है और उच्च का है, और उच्च के बाद आपने क्या देखना है कि क्या ग्रह स्वराशस्थ है, क्या अपने ही साइन में बैठा है। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, किसी भी दोनों राशियों में से किसी में बैठा हो केंद्र के अंदर। चंद्रमा जो है कर्क राशि का हो, उसकी स्वराशि है। मंगल का तो मैंने आपको बताया, सूर्य स्वराशिस्थ हो जाता है सिंह राशि के अंदर, चंद्रमा कर्क राशि के अंदर, बुध कन्या राशि के अंदर और मिथुन राशि के अंदर, शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि के अंदर स्वराशिस्थ होते हैं, शनि मकर और कुंभ राशि में, गुरु धन और गुरु मीन में, गुरु धनु धन और और मीन मीन राशि में। के, धनु और मीन राशि के अंदर। मीन में जी आपने ठीक बताया। साउथ इंडिया में राहु की राशि कन्या मानते हैं साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स, और उसके सामने मीन राशि केतु की मानते हैं। लेकिन क्लासिक्स में 7 ग्रहों को राशियां दी गई हैं। जो भी हमारे क्लासिकल लिटरेचर हैं, उन्होंने राहु और केतु को छाया ग्रह, पाप ग्रह माना है और उन्हें कोई राशि का स्वामित्व नहीं दिया है। अब एक तो आपने केंद्र बल देखा, फिर उसके बाद आप आइए त्रिकोणों पे। त्रिकोण जो है कुंडली के न केवल स्पिरिचुअल भाव के स्वामी हैं, स्पिरिचुअलिटी के स्वामी हैं। जो त्रिकोण होते हैं वो व्यक्ति के जन्म के समय की के योग्यताओं को भी बताते हैं, यानी कि टैलेंट्स को भी बताते हैं। केंद्रों का निर्धारण, केंद्रों से बल का निर्धारण हो जाने के बाद आपको फिर त्रिकोण भावों को देखना होता है। प्रथम भाव प्रथम त्रिकोण भी है और प्रथम केंद्र भी है, इसलिए वो लगन का भाव है, इसलिए वो सबसे ज्यादा ताकतवर भाव माना जाता है, क्योंकि वो प्रथम केंद्र भी है और प्रथम त्रिकोण भी है। फिर पंचम त्रिकोण है, फिर नवम त्रिकोण है। अभी मैं प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूं, ग्रहों की, ओनरशिप की बात नहीं हो रही है। अब आपको ये देखना है कि त्रिकोणों में कौन ग्रह त्रिकोणों में बैठे हैं। जो भी ग्रह त्रिकोणों में बैठेंगे प्रथम पंचम और नवम पे, वो व्यक्ति को जन्मजात प्रतिभाएं देते हैं। जैसे सूर्य अगर किसी के त्रिकोण भाव में बैठते हैं, कई बार हॉरोस्कोप का टाइम ऑफ बर्थ का रेक्टिफिकेशन भी हम इस तरीके से कर पाते हैं, और यही नियम नवमांश पे चलता है। और नवमांश जो है 8 साढ़े 8 मिनट में बदल जाता है, और कभी कभी कसफल नवमांश होता है जो कि 1 2 3 मिनट में बदलता है। तो व्यक्ति के साथ बात करते हुए हम नवमांश के अंदर जो कि फलित का चार्ट है, उसमें भी त्रिकोणों में बैठे हुए ग्रहों को दिखते हैं, क्योंकि वो जन्मजात प्रतिभाओं का भाव है। तो अगर सूर्य अगर त्रिकोण में बैठे हैं तो एक व्यक्ति को क्या देंगे? उसे टीचर बनाएंगे, प्रीचर बनाएंगे, उसे वाइज मैन बनाएंगे, विजडम देंगे, उसको संस्कृत का लगाव देंगे, वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में, माइथोलॉजिकल चीजों में, टेल्स में, इन सब में एक रुचि देंगे। सूर्य को ज्योतिषाम पति भी कहते हैं, तो ज्योतिष के प्रति उसको एक श्रद्धा का भाव देंगे। और चूंकि सूर्य राजा है तो उसे एक डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं। इसके अलावा सूर्य का त्रिकोणों में बैठने पर एक व्यक्ति को क्लासिकल म्यूजिक की बहुत अच्छी जानकारी होती है।
शास्त्रीय संगीत के प्रति उसकी अभिरुचि होती है, और ऐसा भी देखा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी न किसी जीवन के मोड़ पर वो सीखता है, उसके संस्कारों में होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो त्रिकोण के भाव हैं वो हमारे संस्कारों के भाव, वो हमारे जेनेटिक फैक्टर के भाव भी हैं, वो हमारी टैलेंट्स के भाव भी हैं। यानी कि उस तरह के टैलेंट्स हमारे को मिलेंगे, जन्मजात हमें वो अभिरुचियां मिलेंगी। अब जैसे चंद्रमा अगर किसी के त्रिकोण के भाव में बैठेंगे, तो आप जानते हैं कि चंद्रमा मानसो जायते, मन का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है, इमेजिनेशन का कारक है, पोइट्री का कारक है, सुंदरता का कारक है, नेचुरल ब्यूटी का कारक है। चंद्रमा एक व्यक्ति को बड़ा क्रिएटिव माइंड देता है और लेखन की अभिरुचि देता है, पोएट्री लेखन की, काव्य लेखन की, प्रोजाइक राइटिंग की, इस तरह की कैपेबिलिटीज देता है। और चंद्रमा जो है उस व्यक्ति को एक अभिरुचि भी देते हैं मेडिटेशन के प्रति, क्योंकि चंद्रमा मन मस्तिष्क पे कंट्रोल के प्लैनेट है। वो शवासन करेगा, कपालभाति करेगा, अनुलोम विलोम करेगा। और चंद्रमा चूंकि गायन के भी प्लैनेट है, तो वो भक्ति के उसमें उसे भजन में बहुत अभिरुचि होगी। एक अच्छे गाने में, एक अच्छे गायन में, एक अच्छे भजन में उसको बहुत इंटरेस्ट होगा, वो उन्हें सुनेगा। मंगल जैसा प्लैनेट होता है, तो मंगल एक तरह से सेनापति हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा, मंगल उतने अच्छे लॉजिशियन माने जाते हैं। लॉजिशियन का मतलब है कि वो लॉजिक एंड रैशनैलिटी, यानी कहने का मतलब है कि वाक पटुता में एक रैशनल लॉजिक को, लॉजिक का मतलब हो गया कि आपके दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा सर, वो तार्किक शक्ति या तार्किक रीजनिंग पावर, शक्ति। रीजनिंग एबिलिटी। थैंक यू। तार्किक शक्ति, तर्क करने की शक्ति, और इंटरेस्ट इन वॉरफेयर, और इंटरेस्ट इन हेवी इंजीनियरिंग। मंगल जो है उसे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसे इस तरह का इंटरेस्ट कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को, पजल्स को, मतलब अपनी मेधा को इस तरीके से बढ़ाना, एक तो तार्किक शक्ति के द्वारा कि वो हर बात को तर्क की कसौटी पे कस के ही बोलेगा, लेकिन आर्गुमेंटेटिव और गुस्सा भी। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड में शोर आता है। पटेल साहब, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए सर। मैंने कहा अपने आप को म्यूट कर लीजिए, हाँ जी। आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है जी। थैंक यू। इसके अलावा बुध है। बुध जैसे ग्रह अगर त्रिकोण भावों में बैठेंगे, बुध मैनेजमेंट के प्लैनेट है। बुध प्लानिंग, मेथोडोलॉजी, प्लानिंग, लॉजिक, मैनेजमेंट, किस प्रकार का व्यक्ति प्रतिभाएं रखता है मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कितना अच्छी तरीके से वो अपने काम को मैनेज करता है। और बुध जो है वो ज्योतिष, मैथमेटिकल एबिलिटीज और लेखन के क्षेत्र के और वाक्पटुता के क्षेत्र के भी ग्रह हैं। तो अगर वो केंद्र भाव, अगर वो त्रिकोण में बैठेंगे, तो वो व्यक्ति को इन क्षेत्रों के अंदर काफी अच्छा बनाते हैं। गुरु जैसे प्लैनेट अगर त्रिकोण भाव में बैठते हैं,
तो गुरु धर्म के प्लैनेट है, श्रद्धा के प्लैनेट है, गुरु के से मिलने वाले आशीर्वाद के प्लैनेट है, ईश्वर से दिव्य आशीर्वाद मिलने के वाले प्लैनेट है, ईश्वर में सब कुछ अर्पण कर देने वाले प्लैनेट हैं, और साथ में ज्ञान के भंडार है। तो गुरु अगर किसी के त्रिकोण में बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं, शास्त्रज्ञ बनाते हैं, शास्त्रों में पटु बनाते हैं, और उसका रुझान होता है पूजा में। अभी मैं यहाँ रेट्रोगेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो हम अलग से एक टॉपिक में बात करेंगे। सब्जेक्ट को हम सिस्टमैटिकली लेके चलेंगे। तो गुरु ज्ञान के तो भंडार हैं ही, प्रीचर भी है, यानी उपदेशक भी है। उस व्यक्ति के त्रिकोणों में बैठे हुए गुरु उस व्यक्ति को एक टीचर प्रीचर इसकी एक जन्मजात क्षमता देंगे, और उसको ज्ञान का भंडार देंगे, और वो ज्ञान को बढ़ाएगा। ज्ञान किताबी नॉलेज तक सीमित नहीं होता है। किताबों को जब हम डाइजेस्ट कर लेते हैं और समाज के प्रति हम ऑब्जर्वेंट होते हैं, तब हमारा ज्ञान बढ़ता है। ये ज्ञान कोई डिग्रियों का मोहताज नहीं होता। आपको ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग मिल जाएंगे जिन्होंने स्कूल में कदम भी ना रखा हो। अब शुक्र जैसे प्लैनेट हैं, शुक्र व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा या लैंग्वेजेस की नॉलेज त्रिकोणों में बैठकर, या कलात्मकताओं की चीजें, फाइन आर्ट्स की चीजें, फिल्म से रिलेटेड चीजें, और शुक्र व्यक्ति को इन सब में न केवल पारंगत बनाता है, इसके अलावा शुक्र के बारे में कहा जाता है हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गव प्रणमाम्यहम। यानी कि शुक्र देव जो कि दैत्यों के गुरु हैं, वो सभी शास्त्रों के प्रवक्ता हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति को काफी वेरिएटेड नॉलेज हो, काफी चीजों में उनको नॉलेज हो, और कलात्मकताओं की तरफ उनका रुझान होगा, लैंग्वेजेस लर्न करने की आदत होगी, फिल्म से संबंधित चीजों में इंटरेस्ट होगा, उसमें वो अच्छा कर सकता है, एक्टिंग में अच्छा कर सकता है, फिल्म के बैक एंड ऑपरेशंस को अच्छा कर सकता है। शनि जैसे ग्रह अगर त्रिकोणों में बैठते हैं, शनि जो है एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा हट देते हैं, हट योगी है। कठिन से कठिन सब्जेक्ट को, विषय को उसके पीछे पड़कर समझ जाना, कठिन से कठिन सब्जेक्ट में रिसर्च कर लेना, कोई भी कठिनाई का काम बड़ी आसानी से कर लेना। और शनि भी व्यक्ति को, शनि त्रिकोणों में बैठकर एक व्यक्ति को समाज के अंदर, राज समाज में रहते हुए, पावर सेंट्रिक माहौल में रहते हुए डिटैचमेंट देते। ऐसे व्यक्ति को इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि एसी आज चल रहा है या नहीं चल रहा, कि वो हर परिस्थिति में रह सकता है। राहु जैसे प्लैनेट जो कि छाया ग्रह हैं, वो त्रिकोणों में जब बैठते हैं तो राहु केमिकल्स के कारक हैं। केमिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोकेमिकल्स है, जैसे शेल में काम करेगा आदमी, पेट्रोकेमिकल्स में इंजीनियरिंग करेगा। राहु जो है वो जितनी भी उसका एक रुझान होगा, अजीत डोवल साहब की तरह, जिन्होंने की इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड 007 बोलते थे। पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने ड्यूटी दी, सिक्किम में भी, भूटान में भी, सब जगह कोवर्ट
स्पाई ऑपरेशंस में वो इन्वॉल्व रहे, आज NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो है इन क्षेत्रों के अंदर प्रतिभावान हो सकता है। वो अभी जैसे आपने देखा है एपिडेमिक आया था, पेंडेमिक आया था, उसकी जो दवाइयां हैं, उन दवाइयों का निर्माता, उन दवाइयों को बनाने वाला ऐसा डॉक्टर जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है, क्योंकि राहु इस तरह के क्षेत्रों में प्रतिभाएं देता है। राहु जो है सड़ी गली चीजें उनसे भी संबंधित है, तो उनमें भी प्रतिभाएं देता है। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं? कैंसर स्पेशलिस्ट उसे ट्रीट करते हैं, एक प्रतिभा की बात है। फॉरेंसिक साइंसेस हैं, फॉरेंसिक साइंसेस में काम करना, उसे लॉ की नॉलेज देना, क्योंकि जहां पे भी कोई भी काम ऐसा आता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का वो डॉक्टर बन सकता है। राहु प्रिसिशंस के कारक, फैलाव के कारक है। किसी चीज आप देखते हैं कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी उसी ऑर्गन को ही रिप्लेस किया जाता है, कितना प्रिसिशन का ऑपरेशन है वो। तो राहु उस तरह की क्षमताएं देता है, और राहु को मलेच्छ भी कहते हैं। त्रिकोणों में बैठा हुआ राहु एक व्यक्ति को फॉरेन से रिलेटेड नॉलेज देना, उसको फॉरेन ज्योग्राफीज, कल्चर, फॉरेन में के रहन सहन, फॉरेन में जाना, विदेशों में जाना, विदेशों के बारे में शिक्षित होना, विदेशों की डिप्लोमेसी को समझना, क्योंकि राहु डिप्लोमेट भी है, राजनीतिक ग्रह है, राजनीति के। इसके बाद केतु आए। केतु अगर त्रिकोणों में बैठते हैं तो केतु बहुत प्रिसिशन वाले प्लैनेट माने जाते हैं। यानी आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग चावल के दाने पर ताजमहल बना देते हैं, लकड़ी को कुछ लोग बहुत जबरदस्त कशीदाकारी करते हैं, या लखनऊ के जैसे लखनऊ में जो ये इसका जरी का काम होता है, धागों का काम होता है, जयपुर में होता है, इसके जो ये जो प्रिसिशन के काम है, ये केतु आपका वॉच मेकर हो सकता है, एक लैपटॉप का रिपेयरर हो सकता है, क्योंकि जहां जहां प्रिसिशन की रिक्वायरमेंट है, केतु एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन बना सकता है, वो क्षमताएं देता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति सर्जरी में जाएगा तो त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह उस व्यक्ति को अभिरुचि उस तरफ को दे देगा। ये जो आप कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं जो हृदय में स्टंट लगाते हैं, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं, या लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो गॉल ब्लैडर निकालने के लिए पिन होल सर्जरी करते हैं, त्रिकोणों में बैठा हुआ ग्रह व्यक्ति को अभिरुचि देता है। अगर वो MBBS करेगा तो उसके दिमाग में आएगा कि मैं कार्डियोलॉजी कर लूं, और लेप्रोस्कोपी तो पार्ट ऑफ कार्डियोलॉजी है, क्योंकि स्टंट लगते ही लेप्रोस्कोपिक वेज में। तो इसका मतलब है आपने ग्रहों की स्ट्रेंथ को केंद्र में देखा, फिर अपने ग्रहों की स्ट्रेंथ को त्रिकोण में देखा, तो आपको ये समझ में आ गया कि इस कुंडली के अंदर विशिष्ट घटनाओं को करने की ताकत है। ये डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताना एक मजे में जोशी का काम होता है कि कई बार लोग प्रश्न पूछने के लिए आ जाते हैं कि क्या मैं 100 करोड़ का हो जाऊंगा। इसका आंसर एक जिम्मेदार आंसर होना चाहिए। हम किसी को मिराज नहीं दिखा सकते, किसी को भी हम फॉल्स होप नहीं दे सकते।
जो मरुस्थल में जो आपको जो पानी दिखाई पड़ता है और जाते जाओ और आगे जाते जाते वो एक मिराज है, वो सिर्फ एक काल्पनिक है। हमें लोगों को कल्पनाओं की जिंदगी में जीने को नहीं मजबूर करना है, हमें उन्हें ग्राउंडेड रखना है और कुंडली के स्ट्रेंथ को पकड़ने की कोशिश करनी है। तो ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप कुंडली की स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं। यहाँ पे कुंडली की स्ट्रेंथ को समझने का एक तरीका और होता है। जो हमारे त्रिषडाय भाव हैं, त्रिषट आय, तीसरा भाव, छठा भाव और आय का भाव मतलब एकादश भाव। इन भावों के अंदर, इन भावों में अगर पापी ग्रह बैठते हैं तो कुंडली को बल प्रदान करते हैं। मानसागरी में लिखा है त्रिखटे एकादशे भौमा, यानी तीसरे छठे 11वें भाव में बैठा हुआ मंगल, त्रिखटे एकादशे सौरभ, तीसरे छठे एकादश भाव में बैठे हुए शनि, त्रिखटे एकादशे राहु, त्रिखटे एकादशे रवि, रवि का मतलब सूर्य और राहु तो आप समझ गए। इनमें बैठे हुए जो ये प्लैनेट्स हैं, सर्वान अरिष्टान निहंत्याशु, कुंडली के सभी अरिष्टों को, कुंडली के सभी कमजोरियों को, निहंत्याशु का मतलब काट देते, खत्म कर देते। अब आपको ये समझ में आएगा कि ज्योतिष में दशा का फलित करना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप बेसिक नियम जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में दिए हैं, उन बेसिक नियमों को आप हमेशा याद रखें और उनको बैक ऑफ द माइंड हो, आपके बेसिक नियम आपके चलने के। सबसे पहले जैसे मैंने आपको ये पूरा एग्जांपल देके बताया, कुंडली के बलाबल का निर्धारण करना ये बहुत आवश्यक है। और उसके मैंने आपको तरीके बता दिए, ग्रहों का केंद्र बल, और उसमें भी शुभ ग्रहों का केंद्र बल, और उसमें भी दिग्बली प्लैनेट्स का बैठना डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वाले, जैसे बुध और गुरु प्रथम भाव में, चंद्र और शुक्र चतुर्थ में, शनि सप्तम में, दसम भाव में सूर्य मंगल। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि उच्च का बैठना केंद्रों के अंदर, स्वराशस्थ बैठना। तो कितना आसान एक सिस्टम है जिसे हम समझ पाए हैं कि एक बार फिर हम देखते हैं त्रिकोणों में बैठे हुए ग्रह एक व्यक्ति को जेनेटिक फैक्टर देते हैं, यानी उसको इस तरह के संस्कार देते हैं, उन चीजों के प्रति अभिरुचि देते हैं और एक बॉर्न टैलेंट देते हैं। उस बॉर्न टैलेंट की वजह से व्यक्ति जीवन में उस ग्रह के कारकत्वों को लेता हुआ बहुत अच्छा कर सकता है। क्योंकि अभी हमने डिविजनल चार्ट की शुरुआत नहीं की है, तो अभी कुछ और नियम हैं जो कि डिविजनल चार्ट पे भी लगते हैं, जैसे वर्गोत्तम है, वो उन सब के बारे में हम उस समय बात करेंगे जिस समय एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, जब मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि वर्गोत्तम ग्रह कैसे होते हैं। वैसे आप में से बहुत से लोग ज्योतिष के छात्र रहे हैं तो आपको मालूम होगा, लेकिन मेरा ये तरीका नहीं कि मैं सब्जेक्ट को जंप करूं। अभी जितना हम जानते हैं उतने को हम समझते हुए चलेंगे। इसके बाद अब दशा का जो निर्धारण है उसमें आपको यह देखने की जरूरत है कि दशा में आने वाला ग्रह क्या राजयोग बनाता है, क्या शुभस्थ है, और राजयोग बनाने वाला जो ग्रह है क्या उस व्यक्ति को पूरे 85-90 वर्ष के जीवन में क्या महादशा में आएगा
क्या अंतरदशा में तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्या बड़ी अंतरदशा में आएगा या छोटी अंतरदशा में आएगा? अगर वो छोटी अंतरदशा में आएगा तो क्या व्यक्ति को वो इतना ऊपर उठाने में सक्षम है? महादशा में आ जाए तो नथिंग लाइक इट। मतलब आप ये समझिए कि अगर व्यक्ति की कुंडली के अंदर बहुत अच्छा राजयोग, इवन विपरीत राजयोग भी बनता हो, यानी कि त्रिक भावों के स्वामी अपनी स्थितियां अपने ही त्रिक भावों पे बैठते हों। त्रिक भाव हैं 6, 8, 12, छठा, इनको दुख भाव भी कहते हैं। अगर एक दूसरे के भावों पे बैठ जाते हैं अगर वो विपरीत राजयोग भी बना रहा है तो भी क्या वो दशा में आ रहा है? हाँ, वो हार्डशिप में देगा। वो कोई भी लाइफ जो है वो किसी गोल्डन पाथ पे नहीं भागेगी। उसे हार्ड वर्क से उसको जिंदगी को इवॉल्व करना होगा, उठाना होगा। लेकिन उतना वो सक्षम बनाते थे कि वो हार्ड वर्क करने में बहुत सक्षम होता है। अब जब हम दशा को पढ़ते हैं तो आज मैं आपके सामने एक डिस्कस करने जा रहा हूं। दशा में किसी भी ग्रह ने चूंकि अपने स्वभाव के अनुसार फल देने हैं, तो हमें, जैसे मैंने प्लेसमेंट को लेकर आपसे बात की है आज ग्रहों की, तो ग्रहों के प्लेसमेंट्स पर, यानी कि ग्रह कहां बैठा है, उस पर एक प्लैनेट्स का टेंडेंसी लॉ होता है। टेंडेंसी का मतलब है कोई भी ग्रह अगर किसी भी राशि के अंदर बैठा है तो उस राशि पे बैठा हुआ ग्रह किराएदार है, और अगर अपनी राशि पे बैठा है तो मकान मालिक भी किराएदार है। मकान मालिक है, वो अपने मकान में बैठा है, लेकिन हाँ, ये टेनेंसी लॉस पे भी लागू होगा। पहला टेनेंसी लॉ है शुभ ग्रह शुभ भावों में। अब मैंने आपको बताया कि शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। 4 ग्रह शुभ हैं। आपको मालूम है कि पापी ग्रह हैं सूर्य मंगल यानी राहु केतु, ये 5 पापी ग्रह हैं, और 4 ग्रह शुभ हैं जिसमें कि गुरु शुक्र अनकंडीशनली शुभ है। चंद्रमा सूर्य से 72 डिग्री दूर होने पे शुभ है, और बुध अगर अकेला बैठा हो या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो वो शुभ है। तो पहले तो नैसर्गिक तरीके से हम समझ लें कि ग्रह शुभ कौन कौन से हैं। उसके बाद आप जानते हैं शुभ भाव कौन से हैं। इसका एक पिरामिड आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। टॉप लेवल पे त्रिकोण के भाव, उसके बाद केंद्र का भाव शुभ भाव है। इसके बाद एकादश, द्वितीय भाव और एकादश भाव, ये भी शुभ भाव है। और अशुभ भाव कौन से हैं? अशुभ भाव है त्रिक भाव, यानी कि दुख भाव, 6वां, 8वां, 12वां, ये दुख भाव है। इसके अलावा तृतीय भाव भी त्रिषडाई का भाव होने के अलावा मेहनत, मशक्कत, पुरुषार्थ का भाव है। वो तृतीय भाव क्यों हमारे कर्म फल को दिखाता है? क्योंकि वो जीवट का भाव है, वो हमारे ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन का भाव है, वो हमारे हट का भाव है, युद्ध का भाव है, विल पावर का भाव है, दृढ़ निश्चय का भाव है। इसलिए वो कर्मों से हमें फल दिलाता है, लेकिन वो पुरुषार्थ का भाव है। और 11th हाउस भी ऐसा ही है। फर्क क्या है कि जो एकादश भाव है वो लाभ भाव है, उसका जुड़ाव ही लाभ से है। यानी वहां पे बैठे हुए 9 के 9 ग्रह व्यक्ति को लाभ की स्थितियों में लेके आते हैं, इसलिए उसे शुभ भावों में गिना गया है।
तो पहला नियम है शुभ ग्रह शुभ भावों में। इससे क्या होता है, इसमें ग्रह और ग्रह के अलावा वो भाव दोनों ही शुभ फल को प्राप्त करते हैं। ये टेंडेंसी लॉ पहला है। इसका एग्जाम्पल है, एक अच्छे गुरु की सानिध्य में जिज्ञासु अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे विद्यार्थी, ज्योतिष के जिज्ञासु अच्छे विद्यार्थी अगर एक अच्छे गुरु की संगत में आ जाए तो उस पर 4 चांद लग जाता है क्लास में। न केवल गुरु के ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे पूछते हैं विद्यार्थी, साथ में प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, जो उन्नति है सब्जेक्ट में, विद्यार्थियों की बहुत तेजी से होने लगती है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एनालॉजी दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप समझ सकें। आप इसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अच्छा कथावाचक, भागवत करने वाला और डिवोटीज आ जाए जो कि ईश्वर में विश्वास करते हैं, भागवत में उनका बहुत गहन विश्वास है, दोनों को फायदा हो। जितने भी वहां पे डिवोटीज हैं, जितनी बड़ी भीड़ भी है वहां पे जाएगी तो कुछ लेके जाएगी, कुछ ज्ञान की बातें, स्पिरिचुअलिटी की बातें। इसीलिए कहते हैं शुभ ग्रह शुभ भाव में बोथ बेनिफिट, दोनों को फायदा होता है। ग्रह को भी अपने कारकत्वों को निकालने में 4 चांद लग जाते हैं और भाव के अपने कारकत्व होते हैं, वो भी अच्छे हो जाते हैं। इसमें दूसरा नियम है गुड प्लैनेट इन अ बैड भाव, यानी कि शुभ ग्रह है और अशुभ भावों में बैठा है। यानी अशुभ भाव कौन से हो गए? त्रिक भाव, दुख भाव, 6 8 12। अशुभ ग्रह बैठ जाए, इससे क्या होता है कि भाव को तो शुभस्त मिलता है, भाव तो अच्छा हो जाता है, लेकिन जो ग्रह है, ग्रह की पावर इसमें क्षीण हो जाती है, ग्रह की पावर इसमें कमजोर हो जाती है। अब आप समझ रहे हैं कि अगर वो 6 8 12 भाव में बैठा हो और इवन तीसरे भाव में भी बैठा हो, तीसरे भाव में बैठा उतना खराब नहीं हुआ, क्योंकि बहुत मेहनत मशक्कत अपने कारकत्वों के क्षेत्र में व्यक्ति को करा देगा और कन्फर्म मिल जाएगा। लेकिन 6 8 12 में अगर वो बैठ गया, दुख भावों में, छठे में, 8वें में, 12वें में, शुभ ग्रह, ये शुभ ग्रह की बात हो रही है, तो ग्रह के कारकत्वों में अवश्य कमी आएगी, लेकिन भाव की सुंदरता बढ़ेगी। अब इसका आप एग्जाम्पल ये ले लीजिए, कोई महात्मा जी जेल में जाकर प्रवचन करें, जहां पे भी बड़े बड़े कैदी हैं, जहां लोग स्मैक पीते हैं, मैरिजुआना पीते हैं और ड्रग्स में रहते हैं, क्राइम का उनकी मेंटालिटी है, तो महात्मा जी की बातों को, उनकी शिक्षा को लेकर उनका हास्य उड़ाया जाएगा। महात्मा जी की अपनी जितनी एक शुभ ऑडियंस में जाकर महात्मा जी को इज्जत मिलती है, वो नहीं मिलेगी। कैदी कहेंगे बकवास कर रहा है, कहता है अहिंसा करो, अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, ये सब इसने जिंदगी को नहीं देखा, जिंदगी में मजबूरी में आपको आर्म्स उठाने पड़ते हैं। तो महात्मा जी की जो छवि है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसे ये डाउन करेगा कि कमेंट्स
कुछ लोग हो सकता है मुंह के सामने बोल दे, लेकिन कुछ कैदी ऐसे जरूर होंगे जिन पे इसका असर अच्छा पड़ेगा। दूसरा, उनको पीस ऑफ माइंड मिलेगा फॉर दैट टाइम। हाँ, मेजॉरिटी को नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी माइनॉरिटी भी होगी जो कि महात्मा जी की बात सुनकर प्रभाव में आएगी, उन्हें अफसोस होगा अपने किए पे। कहते हैं गुड प्लैनेट इन ए बैड भाव, भाव विल प्रॉस्पर बट प्लैनेट विल सफर। ये टेनेंसी लॉ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिस समय हम दशा की एनालिसिस करते हैं। दशा की विवेचना के समय इन टेनेंसी लॉस को भी दिमाग पे रखना होता है। तीसरा है अशुभ ग्रह शुभ भावों में। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि ये 5 ग्रह मेलेफिक प्लैनेट्स, नैसर्गिक पापी, जिसमें सूर्य को इतना खराब नहीं माना गया है, लेकिन मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य भी क्रूर ग्रह है, क्रूअल प्लैनेट है, क्रूर हैं और पापी की संज्ञा में ऋषियों ने दिया है। जो डिसिप्लिन के प्लैनेट हैं, वो हर चीज को वो हैवी हैंड से करते हैं, यानी अपने जिद से, आर्ग्यू, एरोगेंस से, कुछ घमंड से, कुछ तेजी से, कुछ शासक के रूप में। अशुभ ग्रह शुभ भावों में। अब अशुभ ग्रह अगर शुभ भाव में होगा तो ग्रह को तो फायदा होगा, किंतु भाव सफर कर जाएगा। इसका एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि कोई रिनाउंड क्रिमिनल है, कोई क्रिमिनल है और वो अपने कजन एक बड़े पुलिस ऑफिसर के विवाह, बेटे के विवाह में जाता है। इस पुलिस ऑफिसर के रेपुटेशन पे बट्टा लगेगा, कलंक लगेगा, अगर ये बात मीडिया में आ गई। किंतु जो है, अभी प्रश्नों का अभी शुरुआत नहीं है, प्रश्नों के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। 9 बजे के बाद हम प्रश्न वगैरह लेंगे, तो अभी कोई प्रश्न मत पूछिए प्लीज। जो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि टीचर का वो रिदम जो है ब्रेक हो जाता है। हम समय रखते हैं प्रश्नों के लिए, तो 9 से 9:30 आप प्रश्न आएंगे। अभी हम एक कुंडली पे भी आएंगे, उसका कुंडली से रिलेटेड आप लोग बात कर पाएंगे। ये हमारी हर क्लास में होगा कि हम इसी कुंडली को हम डिस्कस करेंगे। अशुभ ग्रह शुभ भाव में। अशुभ ग्रह अगर ये तीसरा है प्रकार, अशुभ ग्रह अगर शुभ भाव में होगा, ग्रह को तो फायदा होगा, यानी वो जो क्रिमिनल है, जो एक बड़े पुलिस ऑफिसर जो कि उसका कजन है, के बच्चे की शादी में शिरकत उसने की है, तो छोटे पुलिस के अधिकारियों के सामने और दूसरे क्रिमिनल्स के सामने इस व्यक्ति की इज्जत तो बढ़ेगी, लेकिन पुलिस अधिकारी की इज्जत पे कलंक लगेगा। कि मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। आपको याद करने का एक टूल है, एग्जांपल्स और कुछ नहीं, ये सिर्फ ताकि आप इस बात को पकड़ पाए और हमेशा याद रख सकें। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब भी कभी अशुभ ग्रह शुभ भावों में होते हैं, तो उन शुभ भावों में कुछ ना कुछ कमी लेकर आते हैं। ओवरराइटिंग फैक्टर, मैंने आपको बताया कि ओवरराइटिंग फैक्टर क्या होता है, जैसे उसका ग्रह का दिग्बली होना। अब जैसे सूर्य और मंगल 10वें भाव के अंदर दिग्बली हो जाते हैं, अशुभ ग्रह हैं, और 10वें भाव में जाके दिग्बली हो रहे हैं, या कोई ग्रह स्वराशित है या ग्रह अगर उच्च का है,
तो उसको फल को देखने का मैं पहले आपको मेथड बता चुका हूं। ये जो टेनेंसी लॉ है इसका भी कुछ ना कुछ असर अवश्य पड़ेगा। और चौथा प्रकार है अशुभ ग्रह अशुभ भावों में, यानी ये अशुभ भाव हमारे हैं 6, 8, 12 दुख भाव, इनमें अशुभ ग्रहों का बैठना, जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु, इन भावों के अंदर अशुभ ग्रह जब बैठते हैं तो इसमें ऋषि का ये कहना है कि इसमें दोनों को नुकसान होता है, भाव भी थोड़ा सफर करता है और ग्रह भी सफर करता है। ग्रह को भी नुकसान होगा और भाव को भी नुकसान होगा, किंतु नेटिव को बहुत फायदा होता है, व्यक्ति को बहुत फायदा होता है। और इसी वजह से स्पोर्ट्समैन की कुंडलियों में, पॉलिटिशियंस की कुंडलियों में, राजनेताओं की कुंडलियों में स्ट्रगल वाले जितने भी जॉब्स हैं, जिन जॉब्स के अंदर खतरे की स्थितियां पैदा होती हैं, जैसे कि फायर डिपार्टमेंट का जॉब है, पुलिस का जॉब है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जॉब है, एक सर्जन का जॉब है, सफर तो जरूर करेगा, इसलिए उनको अपने लिए समय नहीं होता, परिवार के लिए समय नहीं होता, पर व्यक्ति इसमें प्रॉस्पर करता है। सफर तो करते हैं वो, लेकिन वो उस तरह से उनका जीवन ही उनको एक शिक्षा देता है बहुत मेहनती बनने की। उनको जीवन के हर मुश्किल उनको सिखाती है कि कैसे इस जीवन में सफल हुआ जाए, मेहनत से, तरीके से, जुगाड़ से, बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट, किस तरीके से व्यक्ति उठ सकता है। और यही एक कारण है कि मानसागरी का मैंने आपको नियम बताया था कि त्रिकटे एकादशे भौमा, त्रिकटे एकादशे रभोया, त्रिकटे एकादशे सौरा, त्रिकटे एकादशे राहु, सर्वान अरिष्टान नियंत्याज। चौथा भाव आ गया, तीसरा भी आ गया, तो उसका क्या मतलब हुआ? वो ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को तो फायदा होगा, तो फायदा किस तरीके से होता है? वो उसको जो शिक्षा मिलती है वो जीवन के पहले मुकाम से मिलती है कि उसे कोई भी चीज प्लेटर पे नहीं मिलने वाली, कोई भी चीज उसको समथिंग फॉलिंग फ्रॉम हेवन ऑन दी हैंड्स ऐसे नहीं मिलने वाली, उसको मेहनत मशक्कत करके मिलने वाली है। आप मिसेस गांधी की ही आप जीवन को देख लें, कितना स्ट्रगल का जीवन था। दूर के ढोल से वो सुहावने, हमें लगता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने वाला राजा, उसकी लाइफ में हर चीज बहुत आसान है, ऐसा नहीं होता। आप आज के प्रधानमंत्री को देखिए, कितना काम करना पड़ता है, कितने अटैक्स, पर्सनालिटी के ऊपर कितने अटैक्स होते हैं, कितनी मुश्किलात होती है, कितना कम समय अपने लिए होता है, ये डिफॉल्ट में होता है। और या फिर स्पोर्ट्समैन को आप देख लीजिए, सचिन का की जो बायोग्राफी है प्लेइंग इट माय वे, उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने बच्चों को हॉरिजेंटली बड़ा होते देखा, यानी कि कई बार तो ऐसा होता था वो घर आते थे बच्चे सोए हुए होते थे, मतलब उन्होंने टंग इन चीक लिखा है, थोड़ा सा एक मजाक के उसमें लिखा है, लेकिन वो बड़े लंबे समय तक, क्योंकि वर्ल्ड टूर पे रहते थे, गेम्स में रहते थे, तो इसमें आदमी सफर करता है लेकिन उतना जीवट वाला बनता है कि वो जीवन के अंदर अचीवमेंट्स लेके आता है, उससे मेहनत कुछ देती है और अचीव कराती है। ये है टेनेंसी लॉ, जो कि आप समझ गए होंगे। आज आप लोगों को इन सब के पीडीएफ मिल जाएंगे, पहली क्लास का भी और दूसरी क्लास का भी। अब मैं आपके सामने सर वो अशुभ भाव में 3, 6, 11 भी लेंगे, मतलब 3 और 11 भी लेंगे, 6, 8, 12 के साथ साथ।
मैंने आपको बताया था कि वो त्रिषडाई का भाव है, मतलब जी हम 11वें भाव को क्यों नहीं लेते, क्योंकि 11वां भाव जो है ना लाभ का भाव, ओके गेंस का हाउस है। लेकिन जो मानसागरी का नियम है वो त्रिषडाई करके उसको लिया गया। आपको मालूम है अभी जब हमारे फंक्शनल नेचर ऑफ प्लैनेट्स की क्लास चलेगी उसमें आप समझ जाएंगे कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा। अब त्रिकोणों के स्वामी हमेशा शुभ फल को देते हैं। पत्य है त्रिषडाया नाम, त्रिषठ आय यदा पाप फल प्रदा, यानी पापी फलों को देने वाले होते हैं। तो तीसरा, छठा और 11वें को एक फंक्शनल मेलेफिक भाव माना गया है। इस वजह से मानसागरी ने वो नियम दिया है कि मेलेफिक प्लैनेट तीसरे, छठे, 11वें भाव के अंदर आकर और बैठकर, तो अखिल श्रीवास्तव साहब आपकी बात सही है, शुभ दिया जाएगा। यानी कि अशुभ भाव हम लोग 5 ले रहे हैं। एक मतलब 6, 8, 12 और 3, बस 4 भाव ले रहे हैं हम लोग, 3, 6, 8, 12। 11 तो गेंद दे ही देगा। 11th वाला जो है गेंद देता है जी। जी लेकिन 11th हाउस के ऊपर सिर्फ यही नियम नहीं है कि वहां मेलेफिक प्लैनेट आपको गेंद देंगे। नियम तो यह है कि वहां 9 के 9 ग्रह गेंद देते हैं। जी 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 यानी ग्रह शुभ हो अशुभ हो इसका फर्क नहीं मिलता पड़ता। अगर ग्रह वहां बैठा है तो उस ग्रह ने शुभ फल को देना है, स्वास्थ्य को खराब करना है, उसने स्वास्थ्य को इफेक्ट करना है, क्योंकि वो त्रिछटाए बाहु है। जी। अब मैं आप ठीक है लोगों के सर। सामने मैं कुंडली लेके आता हूँ। ये इसमें मैं चाहता हूँ कि आज जो नियम हमने सुने हैं, पढ़े हैं, चलिए हम छोटे छोटे कदम रखते हुए चलेंगे और कुंडली पे हम वही नियम लगाएंगे जिन नियमों को, अच्छा इस कुंडली पे नियम लगाने के पहले प्रश्न पूछ रहे थे आप पाठको अमनजू, क्या शुभ नाम है आपका, मैं भूल गया, मिस्टर जी सर, नमस्ते, मेरा नाम अनुज पाठक है। अनुज पाठक। आप अब अपना वीडियो ऑन करके आप प्रश्न पूछिए। जी सर, वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्ते सर। सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे कुंडली में मारक होते, ऐसा है अनुज पाठक साहब, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक है, बताइए, आप पूछिए। जी सर ये पूछ रहा था, जैसे किसी कुंडली में जो मारक ग्रह होते हैं, यदि मारक ग्रह त्रिकोण में चले जाएं तो वो अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे? नहीं, अभी हम मार्कों पे बदीश पे अभी हम पहुंचे नहीं है। जब हम उस क्लास में जाएंगे ना तो हम समझेंगे। ज्योतिष के अंदर धीरे धीरे सब्जेक्ट को हम डेवलप करते हैं। अभी हमने नैसर्गिक क्वालिटीज की बात की है ग्रहों की, नैसर्गिक जो ग्रहों जी की सर। प्रकृति। अब चूंकि आपने प्रश्न पूछ लिया तो मैं आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके प्रश्न पूछ रहे थे ना, बाकी स्टूडेंट्स के दिमाग में भी वो चीज पर बूमरंग करती है, मतलब वो चलने लगती है। देखिए, आप ये समझिए कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक भाव क्यों कहा जाता है। इसलिए मारक भाव बोलते हैं कि अष्टम हमारा आयु, और आयु का समाप्त होना मृत्यु का भाव है। और अष्टम से अष्टम तृतीय भाव भी आयु, भावात भावम न्याय के नियम के अनुसार आयु और मृत्यु का भाव है। उसका द्वादश भाव, उसके व्यय का भाव, उस आयु के व्यय का भाव सप्तम हो गया, और तृतीय के व्यय का भाव उससे 12वां द्वितीय हो गया। द्वितीय। इसलिए इनको मारक भाव बोलते हैं, द्वितीय और सप्तम। किंतु द्वितीय भाव से बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकला करती है। द्वितीय भाव से आपका कुटुंब निकलता है। बाद में जब आपका विवाह हो जाता है तो आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता उसी द्वितीय भाव से निकलते हैं। द्वितीय भाव से आपकी स्पीच निकलती है, जो आप अच्छे वक्ता होते हैं, बोलते हैं, वो आपके द्वितीय से होता है। द्वितीय से आपका खान पीन देखा जाता है। प्रथम भाव को, हर भाव, हर भाव का द्वितीय भाव पिछले वाले भाव को सस्टेन करता है। प्रथम भाव क्या है, एक आदमी का
आपको रवि जैन साहब, आपको समय मिलेगा, इसके बाद आपके प्रश्न को लिया जाएगा। आपको चैट बॉक्स में नहीं डालने की जरूरत है, किसी को भी पूछ लीजिएगा प्रश्न। तो जैसे द्वितीय भाव है, वहां से ऑर्नामेंट्स आते हैं, एम्पावरमेंट आती है, और ये पिछले भाव को जो है द्वितीय भाव सस्टेन करता है, यानी कि पोषण करता है। तो यानी कि द्वितीय भाव जो जिसे आप मारक भाव भी कहते हैं, जानते हैं, वो बहुत शुभस्थ भाव भी है। वो आपका वेल्थ का भी भाव है, कैश फ्लो का भाव है, लिक्विडिटी का भाव है, बहुत अच्छा भाव है। मारक के रूप में वो कब प्रदर्शित होता है? जब ग्रहों की दशाओं का जमावड़ा, अशुभ ग्रहों की दशाओं का जमावड़ा होता है, जैसे कि बातकेश हो गया, जैसे कि त्रिक भावों के स्वामियों की दशाएं हो गई, कैट 12 के स्वामियों की दशाएं हो गई, तीसरे भाव के स्वामी की दशा हो गई, बाधीश की दशा हो गई। 4 लग्नों के अंदर एकादश का जो स्वामी है, 4 लग्न है, 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला, मकर। इसमें 11वें भाव का स्वामी बाधीश होता है। जो स्थिर लग्न है 2, 5, 8, 11, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इसमें 9वें भाव का स्वामी बाधीश होता है। और जो द्विस्वभाव लग्न है, तीसरा, छठा, 3, 6, 9, 12, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन राशियों की दशाओं, इन राशियों के लग्नों में 7वें भाव का स्वामी बाधीश होता है। जब बाधीश की दशा आएगी, अशुभ ग्रहों की दशाएं आएंगी, उनका जमावड़ा आएगा, यानी कहने का मतलब है कि वो काफी नेगेटिव दशाएं एक के बाद एक आ रही हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर और सूक्ष्म अंतर। इनमें से कहीं मारक पेश आ जाए तब वो मारक के रूप में आता है। अदरवाइज यही सेवंथ भाव व्यक्ति के पद प्राप्ति का भी भाव है, पार्टनरशिप का भी भाव है, पत्नी का भी भाव है, और दूसरे बच्चे का भी भाव है। और ये जो समाज आपको, राज्य समाज किस तरीके से आपको इज्जत, मान, यश, कीर्ति दे रहा है, उसका भाव भी है। आपके दैनिक रोजगार का भाव भी है, आप जो डे टू डे अर्निंग कर रहे हैं उसका भी भाव है। तो बड़ा शुभस्थ भाव है। किसी पत्नी से पूछिए जिसको अच्छा पति मिला है भाग्य से, वो कितनी खुश है, अपने आप को कितनी भाग्यशाली समझती है, करवा चौथ का व्रत रखती है अपने पति की उम्र को बढ़ाने के लिए। तो इसको मार्केश कह के हम क्यों इसको एक डर का विषय बनाए? मैंने आपको बताया वो मार्केश के रूप में तभी काम करेगा जब जमावड़ा ग्रहों का जो है नेगेटिव आ जाएगा पत्री के अंदर। उसे मार्केश कह के हमने उसे डिमीन नहीं करना चाहिए उसको। अब ऐसे तो कल को मेरे विद्यार्थी आपकी बात सुन के अपनी पत्नी को सुनो जी, ए जी, ओ जी कहने के बदले कहने लगे वो मेरी मार्केश की तरह, तो घर में कैसी स्थिति हो जाएगी? हाँ, किसी सज्जन ने लिखा था वो मिस्टर जैन, फिर गीता जी आपके पास मैं आता हूँ। जैन साहब ने कुछ लिखा था प्रश्न। जैन साहब पूछिए, अपना वीडियो ऑन करके। सर एक कंफ्यूजन है। हाँ, अपना ये वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ये ऑन ऑन है कर सर। लीजिए जी। ऑन है सर, ऑन। नहीं, आपका वीडियो ऑफ है अभी। ओके सर, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर हाँ, ये जानना, ये कंफ्यूजन एक ये रहता है कि कब त्रिषडाय भाव को और कब उपचय भाव को लिया जाए, कैसे समझा जाए कि ये त्रिषडाय भाव है या उपचय भाव, कैसे इनको यूज करें? देखिए जैन साहब, ऐसा है जो उपचय भाव होते हैं उसके अंदर वो भाव डाले जाते हैं जिन भावों का, वो भाव डाले गए हैं जिन भावों का आदमी की आजीविका पे असर पड़ता है। जैसे तीसरा भाव, छठा जी भाव, जी दसम भाव और एकादश भाव। जी इसमें दसम भाव जो है वो आपके राज समाज और आपकी आजीविका का, बिजनेस का या जॉब का भाव है। छठा भाव जी आपके कंपटीशन का है, राइवल्स का है।
मतलब जिन Correct. लोगों के साथ आप प्रतिस्पर्धा में, सपोज आप अगर आपका बिजनेस अगर गहनों का है, तो आपके जी सर। कॉम्पिटिटर वो होगा जो जितने गहने बनाने वाले दुकानें हैं, जी तो वो कॉम्पिटिटर्स राइवल्स जो आपके हैं वो छठे भाव से। तीसरा भाव आपके मेहनत मशक्कत कर्म फल का है, यानी कि आप कितना पुरुषार्थ करने में आप सक्षम हैं कि आप उस पुरुषार्थ को आप दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे नवम भाव जो होता है वो व्यक्ति का भाग्य बनाता है। थर्ड से नवम जी एकादश भाव है, तो इसलिए ये दोनों ही पुरुषार्थ के भाव है। फर्क ये होता है कि 11वें भाव में जो व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है उसमें सहूलियत और इंटेलेक्चुअल वर्क एंड स्मार्ट वर्क काम करता है, और जो तीसरा भाव देता है वो मेहनत मशक्कत का होता है। लेकिन मैं जी आपको बताऊं, वो इंटेलेक्ट भी किसी काम की नहीं जो व्यक्ति को इतना सक्षम ना बनाए कि वो मेहनत कर सके। मैं आज पढ़ा रहा हूं, इस पढ़ाने के पीछे सालों की मेहनत है। जरूर सर। ये इंटेलेक्चुअल वर्क मेरा किसी काम नहीं आता, और आज मैं ज्योतिष का इतनी सेवा दे रहा हूं, सेवा कर रहा हूं कि मैं लोगों में इस सब्जेक्ट को समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। तो ये बिना मेहनत के, बिना मशक्कत के, बिना तृतीय भाव के इन्वॉल्व हुए ये नहीं फलित होता है। हमारी इंटेलेक्ट भी फलित नहीं होती है। इसीलिए जो हमारी एजुकेशन है, तीसरा भाव उसका भी लाभ भाव है। एजुकेशन का भाव पंचम है, जी डिग्रीज का भाव पंचम है, और संतान का भाव पंचम है। हमारे दिमाग और मेधा का, आईक्यू का भाव पंचम है, और तृतीय भाव उसका एकादश है, उससे लाभ है। इसी वजह से जो बच्चे आईआईटी में निकल रहे हैं, आईआईएम में निकल रहे हैं, आईएएस में निकल रहे हैं, उनकी सिर्फ डिग्रियां ही काम नहीं आ रही है। उनको लाभ कौन देगा? उनकी मेहनत काम आती है। और उपचय भावों में छठे भाव को डालना, छठा भाव वो मेहनत आपको देता है जो रिलेटिव इंडेक्स की मेहनत है। एक फिल्म का एक्टर अगर इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा अपने सेट पे, हम तो फिल्म देखते हैं 3 घंटे की। अमिताभ बच्चन ने कभी कभी कई सीन्स का रीटेक 27 बार दिया है। दिलीप कुमार साहब ने 6-7 बार रीटेक दिए थे, जी जो कि आज जो पब्लिक रडार पे लिखा हुआ है, ये लिखा जाता है। राइट सर। उसके पीछे कितनी मेहनत गई है। तो वो जो किसी भी काम को मेहनत मशक्कत पुरुषार्थ के साथ उस रिलेटिव इंडेक्स पे करना कि आपके कॉम्पिटिटर्स और राइवल आपसे पीछे छूट जाए, आपसे पराजित हो जाए, तो छठा भाव इन्वॉल्व हो गया। और दसम भाव आपके रोजगार का भाव है, और उस रोजगार से आने वाली उन्नति और धन और इज्जत और राज समाज से मिलने वाली वो तनख्वाह, वो इज्जत, उसका गेन वो 11th हाउस है। इसलिए वो उच्च भाव है 3, 6, 10, 11। लेकिन जब आपको ये निर्धारित करना होता है कि ग्रह फंक्शनल लेवल पे किसी भी लग्न में शुभ होगा दशाओं के अंदर अथवा अशुभ होगा, तो फिर ये त्रिशटाई आ जाता है। ये आपको अगली क्लासेस में ये एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ गीता जी बोलिए, अपना वीडियो ऑन करके। सर ये पूछना था, आपने बोला था अच्छा प्लैनेट अगर बुरे भाव में होगा तो प्लैनेट के कारकत्व कम हो जाएंगे। जी। सो इस विषय में मर्करी और वीनस का 8th हाउस में कुछ बताएंगे आप? देखिए इसमें जो भी प्लैनेट, जो भी शुभ ग्रह हैं, वो जब भी कभी अशुभ भावों के अंदर आ जाते हैं तो उनके अपने कारकत्वों पे तो असर पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ज्योतिष में कुछ सब क्लॉजेज होते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स के रूल में भी ना सब क्लॉजेज हैं, जीएसटी में भी बड़े सब क्लॉजेज होते हैं, लॉ के अंदर बड़े सब क्लॉजेज हैं। वैसे ही हमारा ज्योतिष भी ऐसा विषय नहीं कि उसमें सब क्लॉज ना हो। एक जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध का कारकत्व
अष्टम भाव में इल इफेक्ट नहीं होता। नंबर 1, बुध जो है अपनी पावर्स को अष्टम भाव में आने पर भी मेंटेन करता है, और बुध मैनेजमेंट का प्लैनेट, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का या अपने काम को, किसी भी काम को करते समय उससे इंटेलिजेंटली स्मार्टली करने वाला ग्रह, वो इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन शुक्र का इफेक्ट अष्टम भाव पे जरूर होगा। अष्टम भाव तो शुद्ध अच्छा हो जाएगा। अष्टम भाव किन चीजों का भाव है? अष्टम भाव जो है वो अध्यात्म का भी भाव है, तो अष्टम भाव इनहेरिटेंस का भी भाव है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भाव, एक व्यक्ति के जीवन में आने वाले बहुत जबरदस्त परिवर्तन का भाव भी है। इसीलिए वो प्रारब्ध का भाव भी है। प्रारब्ध मतलब इस तरह का जीवन जो हम भोगते हैं, वो हमारे संचित कर्मों से ज्यादा प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। आपको मालूम है कि क्रियमान जो कर्म होते हैं, वो क्रियमान कर्म तो ऐसे हैं जैसे आपने सुबह आप उठे, आप नहाए धोए, पूजा पाठ की, ये और कॉन्शियसली आप ऑफिस गए, ऑफिस का काम किया, तो क्रियमान कर्म। लेकिन जो संचित कर्म है, पूर्व जन्म के जो कर्म है, वो आपके पंचम भाव से दिखे, अष्टम भाव से प्रारब्ध देखा जाता है। प्रारब्ध एक नेट बैलेंस ऑफ कर्मास होता है, वो जो ऐसे कर्म जो हमें इस जीवन के अंदर गुजारने। तो शुक्र का, बुध का वहां पर बैठना व्यक्ति के प्रारब्ध को तो बहुत सुंदर करेगा। यानी कहने का मतलब है कि 100 सुनार की एक लोहार की वाली स्थिति में उसको रखेगा। 100 छोटे छोटे सुनार मारता है और लोहार ने एक मारा तो पूरा ही जो है सोना एकदम से प्लेट में बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब है वो ऐसे कामों में उसको लेके आएगा जो काम उसको हाई लेवल्स एंड हाई स्टेशन पे, हाई प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। लेकिन जीवन के अंदर अपने कारकत्व तो खोएगा ही खोएगा शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र विवाह का ग्रह है, एक मधुर वैवाहिक जीवन का ग्रह, उस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का ग्रह है, उसको डिले कर देगा, उसको प्रॉब्लमेटिक कर देगा। उसमें कोई ना कोई इस तरह की बात आ जाएगी कि लीगली आदमी मैरिड नहीं होना चाह रहा, लेकिन वो लिव इन रिलेशंस में रहना चाहता है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज तो नहीं हुआ। आज समाज इसको मानने लगी है। आज ये बात दूसरी है कि समाज ने इस बात को मान लिया कि लिव इन रिलेशन चलता है। लेकिन अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हुए जो हम लोग अपने इस उम्र में आज तक देखते रहे हैं, और ये पिछले 5 साल का बदलाव देख रहे हैं, हम इसको बिल्कुल अप्रूव नहीं करते हैं। तो उसका मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को तो वो डिले करेगा। अब शुक्र लग्जरीज का प्लैनेट है। लग्जरीज तो दे देगा, लेकिन उसका आनंद नहीं देगा। ग्लिटर दे देगा, ग्लैमर दे देगा, इर्द गिर्द में सब कुछ ट्रेंडी दे देगा, लेकिन महत्वहीन होगा, उसका महत्व नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए। और फिर हमें नहीं भूलना चाहिए कि 4, 8, 12 ये हमारे मोक्ष के भाव है। चौथा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। तो अष्टम भाव इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन का माना जाता है कि अभी आप जब विमशांसा कुंडली पढ़ेंगे D20, तब आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी कि ये हमारे 10 द्वेष हैं, इस पे व्यक्ति का विजय प्राप्ति का ये भाव है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा। थैंक यू सर। जी हाँ जी, और किसी ने पूछना हो आप हाथ नीचे कर लीजिए। अब हमारे पास आधा घंटा बचा है। हम एक कुंडली में आपके सामने लेके आता हूँ। किसी ने पूछना नहीं है तो ये मैं दिलीप कुमार साहब की मैं हॉरोस्कोप आपको दिखाता हूँ। तो मैं
मैं चाहूंगा कि आप उसी चीजों को आप इसमें बोलें जो आज की क्लास में आपने पढ़ा है। मतलब हमने ना बहुत ज्यादा यहाँ पे हम अपने आप को क्यों हम इसमें कन्फाइन करेंगे कि जो हम नियम पढ़ते जा रहे हैं उन नियमों को हम कुंडली पे समझते भी जाए, वो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। आप लोगों को मैं इनका परिचय करा देता हूँ। दिलीप कुमार साहब काफी यहाँ पे एल्डरली लोग हैं, तो मैं आप लोगों को आपको मालूम ही है कि इंडिपेंडेंस के पहले से लेकर दिलीप कुमार साहब जो हैं 1942 से लेकर 1960 तक, 60 क्या उन्होंने तो मूवीज 98 तक उन्होंने दी हैं, लेकिन 60 में उनकी बड़ी फेमस मूवी आई थी मुगले आजम के आसिफ की, मधुबाला और दिलीप कुमार जी के साथ। आप लोगों को ये कुंडली दिखाई पड़ रही है? हेलो। हाँ जी सर, आ रही है। यस सर। अब आप इस कुंडली में ये नियम लगाइए, आप टेनेंसी लॉ लगाइए। आप इस कुंडली के अंदर में जो मैंने आपको केंद्र बल वाली बातें की हैं उसके नियम लगाइए, और जो मैंने आपको दिग्बली वाले वो नियम बताए हैं वो लगाइए। इसमें आपको दोनों में ही लगाने हैं, राशि कुंडली और नवमांश कुंडली में। सर ये जो नवमांश कुंडली है इसको भी राशि कुंडली की तरह ही हम लोगों को लेना है? बिल्कुल, अभी तो इसी तरीके से लेना नहीं है। नहीं नहीं, वैसे मतलब मैं वैसे भी जानना चाह रहा था, ये मेरे मन में हाँ, क्वेश्चन। वो नियम तो इस पे लगेगा ही लगेगा। मतलब जैसे राशि कुंडली है वैसे ही इसको ट्रीट करना है, बस हाँ, इसको ये मान लें कि राशि कुंडली में लगन यहाँ पे मकर है, लेकिन ये नवमांश कुंडली में लग्न जो है मिथुन है, बस बिल्कुल। सिर्फ ये ट्रीटेड है ना, वैसे ही। जैसे नवमांश कुंडली के अंदर में आपको जैसे जैसे ये एक ये विषय हमारा आएगा डिविजन चार्ट का, तब आपको कॉन्सेप्ट एक राशि तुल्य नवमांश का समझ में आएगा। जी जी जब जी। आप राशि तुल्य नवमांश में आके ग्रहों के डेजिग्नेशन बदल जाते हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि नहीं अभी नहीं हम उसको पढ़ा ठीक नहीं। है। जी, जी सर जी। बोलिए अखिल साहब। तो सर सबसे पहले तो जैसा कि आपने बताया कि कुंडली को बलि देखने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है केंद्र और त्रिकोण के भाव देखे पहले कि क्या उसमें प्लेनेट है कि नहीं है। तो केंद्र में प्लेनेट है, जुपिटर है, और जो कि एक शुभ ग्रह है। तो ये शुभ ग्रह शुभ भाव में, यानी जुपिटर यहाँ पे अच्छा है मान लिया। फिर जी, हम लोग और ये त्रिकोण में आ जाए। जुपिटर जो है वो सेल्यूलाइट्स का मतलब फोटोग्राफी का, और एक व्यक्ति की एक व्यक्ति के एक व्यक्ति की ये व्यक्तित्व का ग्रह भी पर्सनालिटी। माना जाता है, जीव का। जी। और दूसरा यहाँ पे त्रिकोण में फिर हम देखें तो त्रिकोण में यहाँ पे सैटर्न और राहु बैठे हैं। हालांकि ये जो है पापी ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि आपने बताया कि ये जन्मजात जो है क्या कहते हैं टैलेंट लेकर के आए हैं, सैटर्न और राहु। तो जो सैटर्न का जो टैलेंट हो गया जन्मजात, मतलब इसको जो कारकत्व हो गया, ये जैसे लेजी होता है और थोड़ा इसको आलस्य पसंद होता है, स्लो स्लो काम करना पसंद होता है। वैसे ही जैसे राहु है ये थोड़ा सा तिगड़मी होता है, ये थोड़ा सा जो है फिल्म इंडस्ट्री का प्लेनेट हो गया कारकत्व में। तो इसके जी, कर्मों में कहीं ना कहीं फोटोग्राफी इन्वॉल्व हो सकती है, या इनके कर्मों में जो है क्या कहते हैं एक तरीके से ये कह लें कि हम लेन देन करके काम चला लें, तिगड़मी या टैक्टिक्स लगा लेना हर कर्म में कि हमें ये काम आसानी से कर लेना चाहिए। और दूसरा आप तो शनि के बारे में ये भी कह सकते हैं, लग्नेश भी है, लगन के भाव के शनि, स्वामी। हाँ सैटर्न, जी सैटर्न लग्नेश भी है। तो हमने जैसे केंद्र और त्रिकोण देखा, अब उसके बाद हमने जो है 3 6 11 को देख लें। तो 3 6 11 में जो है हमारी सबसे ज्यादा जो है क्या कहते हैं जो इसका सीक्वेंस होगा वो 11th हो जाएगा। 11th हाउस को काउंट करेंगे। तो 11th हाउस को जब हम जज करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वीनस मरकरी या सन बैठे हुए हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चाहे पापी ग्रह बैठे हो चाहे शुभ ग्रह बैठे हो, इनका जो रिजल्ट है इनको शुभ फल देना ही देना है। लेकिन ये जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं ये प्लेनेट जो बैठा होगा वो थोड़ा सा डाउन करेगा। अदरवाइज जो है फिजिकल या मटेरियल वर्ल्ड में ये मरकरी वीनस और सन इसको जो है लाभ पहुंचाएंगे। फिर उसका दूसरा सीक्वेंस आ जाएगा हमारा सेकंड हाउस, सॉरी ये थर्ड हाउस का। तो थर्ड हाउस में केतु जैसे कि बैठा हुआ है। तो जैसा कि आपने एक पॉइंट लगाया लिखाया था कि 3 6 11 भाव में अगर वो मैलिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं तो वो भी जो है कुंडली के अंदर
जो भी जो है क्या कहते हैं अरिष्टता होती है उसको जो है समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो जैसे केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, थर्ड हाउस के कम्युनिकेशन का भाव है, तो और जो है यहाँ पे लेखनी का भाव है, और थोड़ा सा बहुत बारीकी से जो है प्रिसाइजली वर्क करने वाला है। तो हो सकता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब जो है क्या कहते हैं एक एक्टर रहे हैं, तो यहाँ पे केतु ने उनकी एक्टिंग में बहुत ही प्रिसाइजली रोल निभाया है और बहुत बारीकी से उसको रोल निभाने में अपनी योग्यता प्रदान और की। वो ट्रेजेडी किंग के रूप में जो जाने गए वो शनि और राहु के त्रिकोण में बैठने की वजह से। ओके। मतलब दिलीप तो साहब को जो जी है जो मिला, जो मतलब जो उनको जो जिस नाम से उनको जाना जाता था, जैसे अमिताभ बच्चन को हम कहते हैं बॉलीवुड का बेताज बादशाह, वैसे ही दिलीप साहब को ट्रेजेडी किंग के रूप में बोला जाता था। जी तो इसका शनि जो है ना वो मेलनकोलिया का भी प्लैनेट है। तो जो एक्सप्रेशन था, उनके जो एक्सप्रेशंस थे, उन एक्सप्रेशंस को राहु ने बहुत बढ़ा दिया। तो आपने जी ये देखा कि लगन के स्वामी का राहु जैसे फिल्म के प्लैनेट के साथ बैठ जाने से वो एक बाय बर्थ एक कैपेबिलिटीज दिखा रहा है कि एक व्यक्ति आम जिंदगी से आता हुआ थिएट्रिकल उसमें जी बहुत बड़े लेवल पे जाने की, और एक भाग्य का भाव मैंने आपको बताया था 9th हाउस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन और प्रोग्रेस का है। और फिर इसमें जैसे अब हम 6, 8, 12 के भाव को देखेंगे, तो 6 छठा भाव और 12 भाव जो है क्या कहते हैं खाली है, लेकिन 8th हाउस में चंद्रमा है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है अपने कारकत्व के हिसाब से चंद्रमा के कारकत्व में कमी आएगी। हो सकता है कि बहुत ज्यादा ये इमोशंस हो जाए या इमोशंस में आ करके अपना नुकसान कर लेते हो, तो जी ये भी हो सकता है। तो मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी और दूसरे लोग बोले। हाँ, बहुत अच्छा बोले आप, बहुत बढ़िया। हाँ जी, रत्ना जी आप आइए। हाँ जी सर। अ, एक तो इनका केंद्र में जुपिटर बैठा है 10वें भाव में, जो शुक्र की राशि में, और लग्नेश जो है 9वें भाव में है राहु के साथ। तो ये भी अच्छे फल दे रहा है। और राहु एक्सपेंशन का है, बढ़ाता है। तो शनि तो वही हठी वाला भाव है, तो तरह से वो उनको, मतलब उनको शायद त्रिकोण में बैठे हैं, जो आपने बोला कि त्रिकोण में जो बैठे होते हैं वो शनि हठी ज्यादा हो जाते हैं। और भी एक और पॉइंट का, रिसर्चर हो जाते हैं, रिसर्च हाँ, करते हैं, हाँ, यानी कि किसी भी काम में डूब जाना, किसी डूब भी जाना। काम को डूब के करना। वही उन्होंने हट कर लिया कि मुझे अपना काम जो है अच्छे से करना है, तो उस तरह से उन्होंने कठिन से कठिन काम को आठ कर बार लिया। 8 बार उनको फिल्म फेयर के अवार्ड्स मिले। हाँ जी 8 बार। जी जी। और राहु उसको और बढ़ाता है, तो फिर राहु ने और उनकी हठधर्मिता को और बढ़ा दिया। जी और केतु 3rd भाव में है, और जो मतलब अशुभ भावों में अशुभ ग्रह वो और अच्छा फल देते हैं। तो 3, 6, 8, 4, 8, 12 में तो कोई अशुभ भाव नहीं है, लेकिन 3 और 11 में है सन और केतु। मैं तो आपको ये उन्होंने, और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि केतु एक ऐसे विध्वंसक प्लैनेट माने जाते हैं। जब भी वो 3rd हाउस में आते हैं तो वो जी मंगल की तरह विध्वंसक होते हैं। फर्क ये होता है कि उनका गुस्सा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन मंगल, वो उतनी एनर्जी रखते हैं जितनी मंगल की एनर्जी हो। इसीलिए कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु। कुजवत केतु केतु। तो ये जी कुजा के एक समान होने की वजह से, मंगल के समान होने की वजह से और 3rd हाउस में होने की वजह से, एक बात और आप देखिए, जो 3rd हाउस में आपको बार बार कर्म फल पुरुषार्थ बोल रहा हूँ, उसमें जी केतु की स्थिति एक व्यक्ति के बड़ी ज्यादा मेहनत और काम को बिल्कुल अपने ग्लोरियस एंड तक ले जाने की आदत की तरफ को दिखाता है। कर्म फल भी यहाँ से मिलता है, इसका स्वामी ही 10th पे बैठ गया, गुरु। जी। सर यहाँ पे वीनस का रोल भी इम्पोर्टेंट है, पूर्ण योगकारी प्लेनेट है, और त्रिकोण के स्वामी बुध के साथ भी, तो कम्युनिकेटिव आर्टिस्ट बनाया है इनको, और जी सूर्य जी, ने उसको ग्रोथ दी, ऐसा कह बहुत सकते अच्छा, हैं। बिल्कुल सही कहा। जैन साहब, आपने जो बात छेड़ी थी ना उच्च भाव की, मैं जी ये चाहूंगा आप एक बार उच्च भावों को भी इनके देख लें। वैसे आज मैंने उसको अपने पार्ट ऑफ माई पीडीएफ तो नहीं था, लेकिन मैं इस बारे में खुश हूं कि आपने एक बात पूछ ली
उससे वो उपचय भाव और त्रिषणाय भाव के बीच का जो डिफरेंस आपने पूछा, उससे उपचय भाव जो है सभी स्टूडेंट्स को मालूम चल गए और उन्हें हाउसेस ऑफ ग्रोथ कहते हैं। तो ये और उपचय वही भावों को भी एक बार आप दृष्टि डालिए, क्या और सर उपचय 10th भावों भाव का में संबंध है। जुपिटर आ गया। सर उपचय भाव ही उदित हो रहा है नवमांश में, और वहां पे जुपिटर नहीं, मार्स नहीं है। अच्छा, मुझे पहले लगा D1 मार्स में देख लीजिए, पहले D1 में अच्छा। उपचय भाव देख लीजिए, हाँ जी, 3, 6, 10, 11, तो 10वां क्या भी उपचय भावों का संबंध आपस में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखा जाता है। कुंडली की स्ट्रेंथ को देखने के लिए ये देखा जाता है कि उपचय भाव जो हाउसेस ऑफ ग्रोथ माने जाते हैं, क्या वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 3, 6, 10, 11। अच्छा 10वें का भी वही बैठा है 11वें में, वो बिल्कुल। संबंध बन गया। और तीसरे का तीसरे का गुरु बैठा है 10वें में। हाँ जी, जी, जुपिटर कनेक्ट और कर रहा है छठे का भी सारे बैठा है 11वें में, तो और ये उपचय भाव बन गया बढ़िया। बन गए, 11वें सारे उपचय भाव कनेक्ट हो गए कि छठे जी। भाव का स्वामी 11वें में आ गया, तीसरे भाव का स्वामी 10म में आ गया, 10म का स्वामी एकादश में आ गया। यानी कि बहुत बढ़िया। जो उपचय भाव हैं वो फुल्ली कनेक्टेड दिख रहे हैं। जी। और दूसरा सर, ये शनि और राहु जो 9th में है, ये इल्यूजन को दिखा रहे हैं सर, कि ये जो स्क्रीन है हमारे लिए इल्यूजन ही है, जो दिखा सिनेमा बिल्कुल जो है। ठीक। हाँ, राहु की वजह से इल्यूजन है डेफिनेटली। यस, और शनि कर्म कारक भी है, तो कर्म भी उन्होंने बहुत इल्यूजनिस्टिक वर्क। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छा। हाँ जी, नमिता गर्ग जी, आप आइए, आपने तो पिछले बार अच्छी बैटिंग की थी। हाँ, नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। सबने सही बता दिया। ये जो है इनका केंद्र भाव में जुपिटर बैठा हुआ है, तो ये अच्छा है। इनके मतलब इनको विजडम देगा बहुत ज्यादा, और इनका स्टेटस बहुत बढ़ा देगा बिल्कुल। जुपिटर यहाँ बैठकर। और सर 11th हाउस में मरकरी वीनस, अब वीनस रेट्रोग्रेड है, 10th का स्वामी होकर एकादश में गया है, तो इनको जो है फिल्मों से मतलब आर्टिस्टिक चीजों से बहुत लाभ होगा। और सर मरकरी जो है वो 6 का लॉर्ड है और उसमें बैठा है अब एक बात एकादश। नमिता जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वीनस, मरकरी और राहु ये तीनों फिल वर्ड से कनेक्टेड प्लैनेट्स होते हैं, और वीनस एंड मरकरी एक्टिंग के प्लैनेट होते हैं। लेकिन गीता जी ने जो प्रश्न पूछा था, मरकरी और वीनस के अष्टम में आ जाने से क्या होता है कि वो चूंकि प्लैनेट के कारकत्व चूंकि सफर कर जाते हैं, इस वजह से व्यक्ति को वो स्क्रीन पे नहीं लाएंगे, बैकएंड में ले आएंगे। जी अब आप सर। समझ गए बात, क्योंकि ये जो है छिपाव का भाव है अष्टम। अष्टम जो है छिपाव का भाव है। जैसे रोहित शेट्टी की हॉरोस्कोप में मरकरी वीनस अष्टम में, और आप जानते हैं रोहित शेट्टी की मूवीज सिंघम वगैरह सारी हिट हुई हैं, जी सर। लेकिन वो फिल्मों वो स्क्रीन पे नहीं आते। स्क्रीन पे तो अजय देवगन आते हैं, अक्षय कुमार आते हैं। जी पर सर। सर इनका मून जो अष्टम में है, वो तो इनको ज्यादा ही मतलब इमोशनल और वो सब बना देगा, तो इसलिए वो ट्रेजेडी वाले कर्म ज्यादा करते रहे। बिल्कुल। ट्रेजेडी किंग जो उनको कहा जाता था, वो इसी वजह जी। से, क्योंकि जो चंद्रमा है वो रुदन का प्लैनेट है, मेलनकोलिया का प्लैनेट है। अगर आप इनकी राम श्याम में देखें तो एक भाई जो रोता है, तो वो ऐसा लगता है कि वो दर्शक भी रोने लगते हैं। जो राम होता है, जो वो रोने का वो दिखाता है। शाम को तो दिखाया है कि वो तो बहुत फाइटर है, वो सब है, और वो स्ट्रीट स्मार्ट है, लेकिन राम को दिखाया बहुत सीधा है। तो वो जो रोता है ना, तो दर्शक भी रो पड़ते हैं, इतना वो रुदन का प्लेनेट है। तो जो रुदाली या रुदन का जो ग्रह है, वो ग्रह अष्टम में अगर बैठ जाता है, तो वो एक इस प्रकार से व्यक्ति को इंक्लाइन रखेगा कि वो उतना ही वो उस चीज को कर पाए। सर मेन इनका मतलब मैरिज तो सही रही, लेकिन बेबी नहीं हुआ इनका। वो कहाँ से हम चेक कर रहे हैं? 5वां भाव शुक्र का है, और शुक्र रेट्रो है। वो नमिता जी ने बोल दिया ना, नमिता गर्ग जी ने, उन्होंने बोला ना कि इनका शुक्र रेट्रोग्रेड है। हाँ जी, रेट्रोग्रेड है जी। और सर 5म भाव पे मंगल की दृष्टि है। 5म भाव पे मंगल की दृष्टि है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट है,
इसके अलावा जो है शुक्र राहु की इनका दृष्टि। नवांश में केतु के साथ है, राहु केतु एक्सेस में है, द्वितीय भाव में नवांशा के अंदर। तो इनका ये जो चार्ट्स दिख रही है इनमें परिजात योगा तो बन रहा है जुपिटर का। तो शनि राहु की भी दृष्टि है वहां तो पंचम में फिर। जी, राजयोगा की बात गीता जी हम तब करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये उसके बारे में। परिजात सर, परिजात हमने किया ना कि जुपिटर अगर अपनी राशि में हो या एक्सॉल्टेड हो, ये दो चार्ट्स में तो D10 में और D9 में हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो 6th हाउस इनका नवांश में राइज हो रहा है, इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जितने भी लोग फिल्म वर्ल्ड में होते हैं ना, छठा हाउस या स्पोर्ट्स में होते हैं, छठा भाव का राइज होना एक स्ट्रगल की बात को दिखाता है। लेकिन जब जो भी भाव नवमांश में राइज होता है, वो भाव व्यक्ति के गहन का भाव हो जाता है, उसके व्यक्तित्व का भाव हो जाता है, उसके लिए वो केक वॉक हो जाता है। छठा भाव जो है मेहनत और मशक्कत में, इस मेहनत और मशक्कत को दिखाता है जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स को हराते हुए उभरते हैं। मैं आपके सामने बड़े आईपीएस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स की कुंडलियां लेके आऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि छठा भाव ही राइज हो रहा है और उनकी आईएएस में रैंक, आईपीएस में रैंक उनकी पहली, दूसरी, तीसरी ऐसी रही और दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन देयर एंटायर करियर। तो छठे हाउस का की कनेक्टिविटी का नवमांश में होना ये बताता है कि लाइफ में व्यक्ति को मेहनत मशक्कत करके, पुरुषार्थ करके अपने जितने भी राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको हराने का योग। मतलब इजीली नहीं मिलेगा कुछ, स्ट्रगल इजीली नहीं। देखिए, फिल्म वर्ल्ड में किसी को कुछ इजी नहीं मिलता। फिल्म वर्ल्ड से ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा जो स्पर्धा वाला क्षेत्र है वो है स्पोर्ट्स का। आपको मालूम है गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा, इनके जो स्कोर्स होते थे पिस्टल शूटिंग के, वो पॉइंट में आगे 4 डिजिट तक जाते हैं। कितना टफ कंपटीशन होता है इनको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने में। और हर क्रिकेटर को हर गेम के अंदर स्कोर करना होता है। तो सबसे ज्यादा स्पर्धा वाला तो है स्पोर्ट्स। उसके बाद जो स्पर्धा की सिचुएशन है, कॉम्पिटिटिवनेस की सिचुएशन है, वो फिल्म वर्ल्ड के अंदर। और ऐसे ही सेलिब्रिटी नहीं हो जाते ये लोग। आपको टफ वर्क से ही आपको सेलिब्रिटी बनने का योग बनता है। पॉलिटिक्स को मैंने यहाँ इसलिए नहीं बोला क्योंकि एक बड़ी लंबी एक बिसात है पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों की भी जिन्हें किक वॉक मिला है, जिनके माता पिता पॉलिटिशियन रहे हैं और उस वजह से वो पॉलिटिक्स में बाय डिफॉल्ट आ गए, इंजीनियर होते हुए भी, पढ़े लिखे होते हुए भी, पायलट होते हुए भी, और उसमें वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे और उन्हें वो मशक्कत, वो मेहनत नहीं करनी पड़ी। और किसी ने कुछ बोलना हो इस कुंडली पे? सर 2 ग्रह का संबंध बन रहा है तो वो भी इनकम, मतलब किसका संबंध? द्वितीय भाव और 11वें भाव का। 11वें का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तो वो इनकम में वृद्धि और वो सारा। जी बिल्कुल सर, एकादश का स्वामी धनेश धन भाव में बैठा है तो एक तरह का राजयोग भी तो हो गया। हाँ, और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जो लगन का स्वामी शनि है, उसका जो डिस्पोजिटर है यानी राशिनाथ है, वो राशिनाथ बुध है जो कि एकादश में बैठा है। यानी कहने का मतलब लगन के स्वामी का जो डिस्पोजिटर है, जो लगन के स्वामी का जो राशिनाथ है, वो लाभ भाव में बैठा हुआ है। जी सर। तो पंचम पंचम भाव, नवमेश दशमेश, नवमेश सर- दशमेश का भी संबंध है। और सब हाँ, भाग्येश का स्वामी नवमेश जो है वो भी एकादश बिल्कुल में ठीक बैठा है। क्या कह रहे हैं? सर, भाग्येश का स्वामी भी एकादश में बैठा है तो पैसे की तो कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए इनके पास। हाँ नहीं, वो तो है। सर 10वें भाव में गुरु बैठा है। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी। 10वें भाव में गुरु बैठा है और जी। गुरु 10वां का कारक भी है। हम्म, तो कारक को भाव नाशा है ऐसा कुछ लगेगा? नहीं नहीं सर नहीं, 10वें का कहाँ कारक है? वो नहीं, 10वें का कारक है। 10वें के 4 कारक होते हैं जिसमें अच्छा, गुरु भी है। 4 कारक में। ओके। 10वें में सूर्य है,
बुध हैं, गुरु हैं और शनि है। ये 4 कारक होते हैं। देखिए पटेल साहब, कारकों पे मैं आऊंगा, लेकिन अभी आपके प्रश्न का उत्तर ये मैं दे सकता हूँ। ये कारकों भावनाशय जो है नियम होता है, ये उन्हीं कारकों पे लागू होता है जिन भावों के सिंगल प्रिंसिपल कारक होते हैं। जैसे गुरु जो है वो सिंगल प्रिंसिपल कारक है पंचम भाव का। गुरु अगर पंचम भाव पे बैठेगा तो वो कारकों भावनाशय का वहां पे नियम लगेगा। जिन भावों के भी 2 कारक होते हैं वहां पे ये नियम ये नहीं सब लगेगा। अच्छा बढ़िया बताया सर। बहुत बढ़िया, क्या कह रहे हैं थैंक यू सर, ये सब Excellent, अच्छा जी, जी? बढ़िया बढ़िया। ठीक है जी, तो हमारा टाइम हो गया बंद करने का। और किसी ने कुछ पूछना हो तो आज जो हमने पढ़ाई की उसके बारे में तो पूछ सकते हैं, फिर हम आप लोगों को शुभ रात्रि सर, कहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत रेलिवेंट भी नहीं है लेकिन मन में आप आ रहा अपना है। वीडियो ऑन कर लीजिए। सॉरी, ओके सर। सर तो फिर ये बताइए कि जैसे हम लोगों ने ये पता करा है कि कौन सा भाव बली होगा, तो वो सब तो हमको मालूम चल गया, तो सर लास्ट में उसमें अष्टावर के पॉइंट्स भी देखने चाहिए क्या हमको, या वो चीज यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होगी? नहीं, वो सब है नमिता जी, वो बहुत बहुत हाई लेवल की बात है, उस हम आएंगे, विल कम टू अच्छा, दैट। मतलब ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि ज्योतिष के अंदर ऋषियों ने सिर्फ पहली कुंडली को ही, राशि चार्ट को ही इतना सक्षम बना दिया है। ये एक मजहब है ज्योतिषी, राशि कुंडली को देखकर दशाओं का इंटरप्रिटेशन उन नियमों पे आधारित कि साधारण घटना है या विशेष घटना है, उसी कुंडली से निकाल देगा। हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो तो एक एडिशनल पॉइंट्स है। वो तो यह है कि जैसे हमें पता चल जाता है ना कि बुखार है। अब बुखार होने के बाद वो तो खैर माना कि वो सब ठीक है कि आरटीपीसीआर करा लो, कोविड तो नहीं आ गया, आजकल जो है H1N1 चल रहा है, मतलब इन्फ्लुएंजा का है तो इन्फ्लुएंजा तो नहीं हो गया, इसके लिए मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में जाओ, मानता हूं, तो ठीक है। लेकिन आपको स्वयं पता चल जाता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, तो वही ताकत राशि कुंडली की। राशि कुंडली अपने आप आपको इतना सक्षम बना देगी कि आप उस व्यक्ति के बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें, उसके जीवन में होने वाली घटनाओं को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। फिर एडिशनल इनपुट्स हैं, वो एडिशनल इनपुट्स हम उनके बारे में बात करेंगे। हाँ डॉक्टर पूनम बोलिए। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर आपने पिछली क्लास में कहा था ना कि अगर कोई ग्रह 4 बार रिपीट होता है, या सर उसमें हमने D1 में भी इंक्लूड करते हैं और डिविजनल चार्ट में रिपीट हो रहा है। लेकिन सर वो ग्रह डिविजनल चार्ट में रिपीट हो रहा हो, लेकिन D1 में वो अगर नीच का हो या कंबस्ट हो या डेबिलिटेटेड हो, ऐसा रेट्रोग्रेड हो, तो सर फिर भी देखेंगे उस रेपिटेशन को हम। ये जो नियम है ना, जो पारिजात गोपुर, पारिजात उत्तम गोपुर और ये सिंहासन पर्वत, ये सब जो स्थितियां हैं, देवलोक, ब्रह्मलोक, ऐरावत, श्रीधाम, ये जो है ना, ये डिविजनल चार्ट्स के ऊपर ये नियम लागू है। इसमें D1 को भी डिविजनल चार्ट माना गया है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि D1 में ये स्थिति में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सपोज वो D1 में नहीं है, बाकी डिविजनल चार्ट्स में है, क्योंकि 10 वर्ग का नियम है। 10 वर्ग में मैंने आपको बताया कौन कौन से आते हैं। D1 है, D2 है, D3 है, D7 है, D9 है, D12 है, D30 है, D16 है, D10 है और D60 है। तो ये 10 वर्ग के अंदर अगर वो रिपीट कर रहा है और D1 में नहीं कर रहा, उच्च की राशि में अथवा स्वर राशि में, तो भी वो माना जाएगा कि वो उतना बली है। अगर वो पारिजात है, अगर वो गोपुर है, उत्तम है, गोपुर है और सिंहासन है, पर्वत है, कोई भी है, किसी भी लेवल पे है, उस लेवल की उसको पावर अटेन भी मानी जाएगी। जैसे अभी एक हमारे साथ में किन्हीं ने बोला था, मैं गीता जी ने या रत्ना जी ने, किसी ने बोला था कि यहाँ 2 कुंडलियों के अंदर, या गीता जी ने बोला था 2 कुंडलियों में, यहाँ पे वो गीता जी ने बोला था कि सामने 2 कुंडलियां दिख रही, एक दशमांसा दिख रहा था, एक नवमांशा, वहां पे गुरु और था, वो रिपीट कर रहा है। अभी उन्होंने 16 के 16 वर्गों को नहीं देखा, 10 वर्गों को नहीं देखा। हो सकता है ये गुरु जो है उनका पर्वत हो सकता है ये गुरु जो है। अब अगली क्लास में इस बात को भी हम लेके आ जाएंगे
पर सर गुरु तो यहाँ पाप कर्तरी में है ना, सन और सैटर्न से बीच में 10वें भाव में। नहीं, वो ना देखिए, जब भी ग्रह के पाप कर्तरी होने से वो क्या होता है कि वो व्यक्ति को, क्योंकि वो 10वें भाव को प्रभावित करने वाला ग्रह है, अगर वो पाप कर्तरी नहीं होता तो गुरु एक सात्विकता का ग्रह है, वो उसे पूजा पाठ करने वाला बना देता। सबसे आसान काम क्या है? पूजा पाठ करना, मालाएं फेरना, मंदिर के अंदर जो है आरती करना। फिर धन नहीं देता। गुड वो पॉइंट। पाप कर्तरी ना होता, आज वो सेल्यूलाइट बर्ड के अंदर इस लेवल पे लेके आया कि उन्होंने जो है अपने सारे कॉम्पिटिशन, देखिए ट्रेजेडी किंग होना और एक स्टारडम को छूना 40 से लेकर, और मतलब आप ये समझिए कि शक्ति मूवी जो उनकी 98 में मेरे ख्याल से आई थी या 98 में काल आई थी, मतलब तब तक वो एक्टिंग करते रहे। मतलब शक्ति जो मूवी थी अमिताभ बच्चन के साथ में, उस मूवी में भी उनके काम को बहुत सराहा गया। इनफैक्ट लोगों ने तो ये कहा कि वो अमिताभ बच्चन को उन्होंने पूरी तरह से शैडो कर दिया है, इतनी अच्छी एक्टिंग की पुलिस के अफसर की। आप लोगों में ऐसा हो सकता है बहुतों ने देखी हो शक्ति में पुलिस का अधिकारी वो बने हैं और अमिताभ बच्चन उनके बेटे। तो कहने का मतलब है कि इतना लंबा समय और उनके नाम से मूवीज चल पड़ी और दौड़ी हैं। और मुगले आजम में तो आप समझिए कि इतने दिग्गज स्टार होते हुए, पृथ्वीराज कपूर के होते हुए, राज कपूर के पिताजी के होते हुए, जो कि उसमें अकबर राजा अकबर बने हुए हैं, दिलीप कुमार की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। सर अगर जैसे आप ये हम बोलते हैं कि ग्रह अगर एग्जॉल्टेड हो या अपनी राशि में हो इन सो मेनी चार्ट्स, ये स्टेटस उसको मिलता है। सिमिलरली अगर कोई डेबिलिटेड ग्रह हो जाए इतने सारे वर्गास में, तो दैट विल बिकम वेरी बैड। या इट शुड, लॉजिकली इट सेज इट शुड, क्योंकि अगर डिविजनल चार्ट के अंदर कोई भी ग्रह अगर डेबिलिटेट हो रहा है, डिविजनल चार्ट में ना, अभी नियम मैंने बताए नहीं है कैसे देखते हैं, ये थोड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन आपके क्वेश्चन कोई भी पूछ ले तो मैं नहीं चाहता कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड अपने ब्रेन में करें। लेकिन आपका मोमेंट यू सेट डेबिलिटेटेड, जैसे ही आपने कहा कि वो नीच का डिविजनल चार्ट्स के अंदर होना उस डिविजनल चार्ट के सब्जेक्ट्स को खराब करने के लिए काफी है। सप्तांशा में होगा तो सप्तांशा को खराब करेगा, दशमांशा में होगा दशमांशा को खराब करेगा। करेक्ट। मतलब वो कोई पर्टिकुलर ग्रह जिस वर्गा में अगर वो नीच का दिखाई दे रहा है, तो वो उस वर्ग, जिस चीज के वर्ग कुंडली देखी जा रही है, वहां पर वो प्लेनेट जो है उसको खराब करेगा। यही तो। हाँ ठीक है सर। सिर्फ इसके अंदर, सिर्फ इसमें ना, अभी असल में बहुत आगे का क्वेश्चन पूछा है गीता जी ने, तो इसमें सिर्फ एक डिफरेंट लॉ चलता है दशमांशा में। दशमांशा के अंदर बैठा हुआ नीच का ग्रह अपने क्षेत्र विशेष के अंदर व्यक्ति को उठाता है। ये सिर्फ दशमांशा पे लागू है और किसी पे नहीं। सर इसका एग्जांपल देंगे प्लीज, आपने जो बोला D10 का। जैसे मेरी अपनी D10 में बुध नीच के हैं और बुध मेरे लगन के स्वामी हैं, और दशमांशा के लगन के स्वामी है बुध, और मुझे 35 वर्ष से इन्होंने ज्योतिष के साथ जोड़ के रखा है। और मुझे सबसे ज्यादा, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स मार्केट के अंदर हैं, लेकिन मैं ही एक अकेला अपने आप को देखता हूं जो कि मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी रेलेवेंट टू एस्ट्रोलॉजी में बहुत मजा हुआ हूं। मैं किसी भी डिविजनल चार्ट को तब तक समझने की कोशिश नहीं करता जब तक कि मैं उसके कैलकुलेशन को ना समझ लूं। और ये नियम जो था, ये नियम मैंने सबसे पहले पंडित संजय रथ के वीडियो में सुना, तो मेरा दिमाग पौधा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। फिर मैं सारी क्लासिकल टेक्स्ट, मैं क्लासिकल टेक्स्ट से ही पढ़ता हूँ, तो मैं देखने लगा तो नाड़ी ग्रंथों में मुझे मिल गया। उसमें यह है कि दशमांशा, ये नाड़ी ग्रंथों से इन्होंने उठाया, पंडित संजय रथ ने, और देखा मैंने उनकी वीडियो में था। So, and maximum effect it will give in Mercury Dasha only.
क्या मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, सॉरी। नहीं, आपने बोला कि मर्करी बिकॉज इट इज डेबिलिटेटेड आपके चार्ट में, तो आपको उसके कार्यतत्व के साथ लिंक कर देता है वेरी वेल, बट ये मैक्सिमम इफेक्ट आपको मर्करी की दशा में ही देखने को मिला? नहीं, मरकरी की दशा नहीं, मुझे तो सारी दशाओं में, मैंने 25 साल एमएनसीज में काम किया। आई हैव ऑलवेज बीन द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इसके अलावा मैंने ज्योतिष में मुझे पढ़ाते हुए इतना एक अरसा हो गया, मतलब आप समझिए 1998 से पढ़ाना शुरू किया। तो ऑल माय स्टूडेंट्स हैव considered me to be a person who takes one through the roots of the subject। तो इसका मतलब वो भी मुझे काफी, मुझे बहुत कोई मान सम्मान ऐश्वर्य और वो सब तो नहीं मिला, लेकिन ये था कि स्टूडेंट से एक एक्नॉलेजमेंट मिला कि मैं अपने काम को मेथोडिकल सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में करता हूँ, और मैं उस काम को कभी भी शोडी वर्क में बिलीव नहीं करता, कोई शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करता। मेरे स्टूडेंट्स बड़े अच्छे अच्छे टीचर बने हैं, बहुत स्टूडेंट्स मेरे टीचर बने। इनफैक्ट इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा अपना ध्येय रहता है कि मेरा हर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स, अब जैसे 30 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, 30 के 30 कल को शिक्षक के रूप में उभर के आए इस सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ, कम से कम उसके तो। और मेरे हर क्लास में ये ध्येय रहता है, इसलिए मैं कोई बात छिपाता नहीं, कोई बात मैं तोड़ता नहीं, हर बात को मैं बहुत एलिब्रेटेड और डाइविंग वेरी डीप डाउन वहां से निकाल के और एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि वो ऐसे एग्जाम्पल जो कि वो उनको याद रह सके। ये आप नहीं भूल पाएंगे कि एक महात्मा, जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक महात्मा प्रिजन में जाके सरमन्स दे रहा है, प्रवचन दे रहा है, उसकी रेपुटेशन खराब होगी, लेकिन कुछ प्रिजनर्स सुधरेंगे। आप इस बात को नहीं भूल पाएंगे कि एक हार्डन क्रिमिनल अपने कजन पुलिस ऑफिसर की वहां पे बच्चे की शादी में जा रहा है, उसकी अपनी रेपुटेशन एनहांस होगी क्रिमिनल्स के बीच में, छोटे पुलिस अधिकारियों के बीच में, लेकिन इस पुलिस ऑफिसर की रेपुटेशन खराब होगी। वो किसके लिए एग्जांपल दिया था मैंने? बैड प्लैनेट इन ए गुड बार। तो ये सब बात आप भूल नहीं सकते। अच्छा, मैं रखता हूँ, 9:30 बजे हमें इसको क्लोज डाउन करना है, क्योंकि आगे स्थिति ऐसी आने वाली है कि सुनील जी के क्लासेस से हमारी क्लासेस क्लैश करेंगी, तो हमें 9:15 पे इसको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि सुनील जी के क्लासेस जो हैं वो, या मैं पता करूंगा वो 9:15 से शुरू करेंगे कि 9 बजे से शुरू करेंगे, उसी तरह से हमें बंद करना पड़ेगा। थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार।